अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम लोग की सीसीएन की क्लास नंबर 6 स्टार्ट हो रही है। तो मुझे सबसे पहले ये कंफर्म कर दीजिएगा कि आप लोग को मेरी आवाज़ आ रही है, तो फिर हम लोग क्लास को कंटिन्यू करते हैं। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, स्टूडेंट्स कनेक्ट हो जाएं, फिर हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं क्लास को। अच्छा, लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था? हब और स्विच और राउटर के बारे में हम लोगों ने समझा था कि किस तरीके से काम करते हैं, ऑपरेशन किस तरीके से होता है इन लोगों का। ठीक है, तो उससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो वो आप लोग पूछ सकते हो। तो थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। चलो, हम लोगों ने ये पढ़ा था कि भाई हब जो है वो हाफ डुप्लेक्स होता है। इसके अलावा हब जो है वो एक डम डिवाइस है। अच्छा, आवाज़ आ रही है? मुझे ज़रा कमेंट में बता दीजिएगा कि मेरी आवाज़ आप लोगों को ठीक आ रही है। ठीक है, तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं और स्टूडेंट्स आ जाएं, ज़रा 2-3 मिनट वेट कर लेते हैं, फिर हम लोग कंटिन्यू करते हैं। स्लो है? अच्छा, अब ठीक आ रही है? जी। सलमान हैदर, अब ठीक आ रही है आवाज़? यार अगर स्लो ज़्यादा आ रही है तो फिर ना हैंड फ्री यूज़ कर लेना, तो उसमें सही आएगी। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में फंक्शन समझने की कोशिश की थी, राउटर, हब और स्विच की। तो हम लोगों ने देखा था कि हब क्यों ऑब्सोलीट हो गया। हब हाफ डुप्लेक्स पे काम करता था, हब में थोड़ा सा सिक्योरिटी इश्यूज थे। ठीक है, और इसके अलावा जो है वो शेयर्ड था, उसमें आपकी बैंडविड्थ डिवाइड हो जाती थी। ठीक है, डम डिवाइस थी, ऑलवेज क्या करती थी, रीजनरेट कर देती थी सिग्नल्स को। इसके इसके मुकाबले में जो है वो जो स्विच है, स्लो आ रही है आवाज़। अब सही आ रही है आवाज़? हेलो? यार अब तो सही आनी चाहिए आवाज़। अब ठीक है। ठीक है भाई। हाँ, सलीम रज़ाक आपको सही आ रही है यार। तो जिसको स्लो आ रही है ना वो हैंड फ्री यूज़ कर ले। ठीक है, तो हमने ये देखा था कि इसके मुकाबले में, हब के मुकाबले में स्विच जो है वो इंटेलिजेंट डिवाइस है। इंटेलिजेंट डिवाइस का क्या मतलब था कि जो है वो मैक एड्रेस टेबल बना रहा था, और हब जो है ऑलवेज ब्रॉडकास्ट करता था। उसके मुकाबले में स्विच जो था वो फर्स्ट टाइम ब्रॉडकास्ट करता था, लेकिन जब वो मैक एड्रेस टेबल में एंट्री डाल लेता था तो उसके बाद वो यूनिकास्ट करता था। तो उससे हमारी दो दो मसले हल हो गए थे। एक तो हमारा जो सिक्योरिटी कंसर्न था कि सारे पैकेट या सारे फ्रेम जो है हर किसी को मिल रहे थे, तो वो नहीं पॉसिबल हो सका था। ठीक है, और इसके अलावा जो है ब्रॉडकास्ट आपकी जो है वो कम हो गई थी। इसी वजह से हम लोग स्विच को क्या कहते हैं कि ये इंटेलिजेंट डिवाइस है। ठीक है,
इसके अलावा स्विच के अंदर जो है आपको कंप्लीट बैंडविड्थ मिलती है आपको। इसके अलावा स्विच जो है फुल डुप्लेक्स पे काम कर रहा होता है। फुल डुप्लेक्स का मतलब है रिसीविंग के लिए अलग लाइन थी और सेंडिंग के लिए अलग थी इसमें, ठीक है। तो ये सारी फंक्शनैलिटी हमने देखी हब, स्विच और राउटर के अंदर हम लोगों ने देखा था कि राउटर जो है आपका ब्रॉडकास्ट को क्या कर देता है, स्टॉप कर देता है, ठीक है। इसके अलावा राउटर जो है 2 लैन को कनेक्ट करता है। और राउटर के अंदर और भी हम लोगों ने काम देखे थे कि बेस्ट पाथ जो है वो क्या कर रहा होता है, डिसाइड कर रहा होता है कि इसको किस किस नेटवर्क पर या किस रास्ते से भेजना है पैकेट को, ठीक है। तो ये सारे और राउटर सब जैसे गेटवे, एक पूरे लैन के लिए जो है वो गेटवे का काम कर रहा होता है। पैकेट को अगर एक नेटवर्क से या एक लैन से दूसरे लैन पे जाना होता है तो वो हमेशा से किसको यूज़ करते हैं, गेटवे को यूज़ करते हैं, राउटर को, ठीक है। राउटर एज अ गेटवे यूज़ हो रहा होता है, मतलब हमेशा जैसे एक घर का दरवाज़ा होता है ना, तो अगर आप एक घर को आप क्या कर लो, अपना लैन कंसिडर कर लो कि ये मेरा एक नेटवर्क है एक घर का। तो जब भी आपको अपने नेटवर्क या अपने घर से बाहर जाना होगा तो आपका एक एग्ज़िट इंटरफेस होगा या एग्ज़िट गेट होगा। आप हमेशा वहाँ से क्या करोगे, एग्ज़िट होगे और कहीं भी जाना होगा आपको बाहर किसी भी नेटवर्क या किसी भी जगह या किसी भी लोकेशन पे जाना हो, आप उस गेट को एज अ गेटवे यूज़ करते हो, ठीक है। इसी तरीके से राउटर जो है वो एज अ गेटवे यूज़ होता है कि एक लैन के यूज़र्स को अगर किसी और लैन पे अगर कम्युनिकेशन करनी हो या इंटरनेट पे कम्युनिकेशन करनी हो तो वो जो गेटवे यूज़ करेगा, जो गेट यूज़ करेगा, एग्ज़िट गेट यूज़ करेगा, वो राउटर को यूज़ करता है, ठीक है। तो उसी के लिए, इसी वजह से हम लोग अगर आईपीज़ पे जब हम लोग देते हैं ना तो उसमें डिफ़ॉल्ट गेटवे दे रहे होते हैं कि भाई बाहर जाने का डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या है। अभी बहुत से लोगों को नहीं पता होगा डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या, लेकिन जब आप आईपीज़ मैनुअली देते हैं आईपी एड्रेस, तो वहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन में डिफ़ॉल्ट गेटवे का एक एड्रेस आता है, तो वो हमेशा राउटर का आईपी एड्रेस होता है, ताकि हम सिस्टम को बताते हैं कि आपको अगर इस नेटवर्क से बाहर जाना है तो आप इस रास्ते से या इस गेट से या इस राउटर से बाहर चले जाएंगे, ठीक है। इसी वजह से राउटर एज अ सर्व एज अ गेटवे काम कर रहा होता है, ठीक है। तो ये सारी राउटर की फंक्शनैलिटीज़ थी। इसके अलावा ये स्लाइड ख़त्म हो गई थी, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हम लोगों की स्लाइड है, इसमें क्या है, टोपोलॉजीज़ है, ठीक है। ये सारा कुछ समझ आ गया था आपके, हब, स्विच, राउटर, इसमें कोई क्वेश्चन तो नहीं है किसी को। मैंने लैब भी करवाई थी आप लोगों को, जिसमें मैंने हब की जो है वो कम्युनिकेशन दिखाई थी, हब को कनेक्ट करके, और मैंने आपको स्विच को भी कनेक्ट करके दिखाया था और उसके थ्रू भी आपको कम्युनिकेशन करवाई थी। वो लैब आप लोगों ने की खुद से या नहीं की? ठीक है। तो अब नया टॉपिक जो हमारा शुरू हो रहा है वो क्या शुरू हो रहा है, टपोलॉजीज़। टपोलॉजी एक्चुअली क्या होती है, अरेंजमेंट होती है कि आपके पीसीस का अरेंजमेंट मैंने बताया था आप लोगों को, 2 तरह की होती है, एक लॉजिकल होती है और एक फिज़िकल टपोलॉजी होती है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको वैसे डिवाइड करें लैन और वैन के हिसाब से, तो आपकी 2 तरह की टपोलॉजीज़ होती हैं। जो लैन के अंदर जो टपोलॉजीज़ होती हैं वो अलग यूज़ होती हैं, और जो वैन मतलब क्या होता है, आपका इंटरनेट पे जो टोपोलॉजी यूज़ हो रही होती हैं वो डिफरेंट होती है। तो हम आज की स्लाइड में यही चीज़ें डिस्कस करेंगे। हम लोग देखेंगे लैंड की जो टोपोलॉजीज़ होती हैं वो कौन से टाइप की होती हैं, उसके क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, ठीक है। और जो वैन टोपोलॉजीज़ हैं वो कितनी टाइप की होती हैं और उनके क्या क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं, ठीक है। क्लियर है? तो टोपोलॉजीज हम लोगों ने देखा था कि फिजिकल अरेंजमेंट है, लॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, लाइक हम लोग जो है वो डिवाइड करते हैं। फिजिकल अरेंजमेंट क्या था कि आपने के लैब में या आपके ऑफिस में जो फिज़िकली जो देखने में आपके कंप्यूटर्स पड़े हुए हैं वो किस तरीके से पड़े हुए हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि एक एडमिन का ऑफिस हो, वहीं पे एक अकाउंट्स वाला बैठा हो, वहीं पे सेल्स वाला बैठा हो, वो मसला नहीं है कुछ भी। मतलब आप अंदर घुसते हैं और आप देखते हैं कि किस तरीके से आपका फिज़िकल अरेंजमेंट है, ठीक है, कंप्यूटर्स का, वो क्या कहलाती है, आपकी फ़िज़िकल टोपोलॉजी है, ठीक है। लेकिन आपने उसको लॉजिकल अगर डिवाइड किया हुआ है उनको आपस में, हो सकता है कि यहाँ पे ये 2 पीसी साथ साथ हों, ठीक है,
ये दो पीसी आपस में बराबर में एक ही टेबल, मतलब एक टेबल में जो कैबिन होता है, कैबिन में बराबर बराबर हो, लेकिन ये बंदा क्या हो, अकाउंट्स डिपार्टमेंट को हैंडल कर रहा हो, से बिलोंग करता हो, और ये बंदा किसका हो, सेल्स का हो, ठीक है। तो ये बंदे आपस में कोई कम्युनिकेशन नहीं कर सकेंगे, एक ही केबल से कनेक्ट हैं, एक ही स्विच से कनेक्ट हैं, लेकिन ये आपस में कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहा है, क्योंकि ये अकाउंट से रिलेटेड है और ये बंदा सेल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये जो मैं इसको डिस्टिंग्विश कर रहा हूँ, वो मेरी डिस्टिंग्विश कैसे हो रही है, लॉजिकल टोपोलॉजी के हवाले से हो रही है, कि मैं इसको आईपीस के हवाले से मैं इसको अलग कर रहा हूँ, या मैं जिस तरीके से भी अलग कर रहा हूँ, ये मेरी क्या कहलाएगी, लॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगी, ठीक है। तो आपकी दो टाइप की टोपोलॉजीज होती हैं, एक फिजिकल एंड लॉजिकल। अच्छा, अगर हम लैंड टोपोलॉजीज की बात करें, ठीक है, तो लैंड टोपोलॉजी में जो बेसिक टोपोलॉजी, जो हमारी प्राइमरी जो टोपोलॉजीज यूज़ होती हैं, वो 3 टाइप की होती हैं, ठीक है। एक हमारे पास है बस, एक है हमारे पास रिंग, और लास्ट या पॉपुलर वन जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती है हमारे पास, वो है स्टार, ठीक है। इसके अलावा और मस्जिद भी है, मैच भी होती है, सही है, पार्शल मैच भी होती है, तो ये सारी भी हैं, लेकिन जो बेसिक है ना, वो 3 यूज़ होती हैं। वालेकुम सलाम आदिल मसूद। असल में आज हम लोग टाइम पे कनेक्ट हो गए, ठीक है, हर दफ़ा 10-15 मिनट लेट हो जाते हैं, तो इस वजह से तुम लोगों ने जो है वो समझे कि सर लेट ही आते हैं, तो सारे अब देर से आ रहे हो। अच्छा, लेकिन खैर अभी हम लोगों ने थोड़ा सा रिवाइज़ ही किया था, टॉपिक अभी हम लोगों का शुरू हुआ है, तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग, ये टोपोलॉजीज़ को 1 बाय 1 हम लोग देखेंगे, डिस्कस करेंगे आप लोग मेरे साथ। कोई क्वेश्चन हो, कोई आप लोगों को कोई क्यूरी हो, तो आप लोग साथ साथ पूछ सकते हो, ठीक है। तो बस टोपोलॉजीज़ जो है आज से काफ़ी अर्सा पहले, हम कह सकते हैं कि 10-20 साल पहले, सही है, 90s में यूज़ होती थी ये, 90s में बहुत ज़्यादा यूज़ होती थी ये। अब जो है ये ऑलमोस्ट ऑब्सोलीट हो गई है। इसकी वजह क्या है, इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं, लेकिन इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं, ठीक है। बस टोपोलॉजी एक्चुअली होता क्या है कि आपके कंप्यूटर जो होते हैं, उसको आप क्या करते हो, एक वायर से कनेक्ट कर देते हो, ठीक है। एक वायर लोगे आप, यहाँ पे एक टी लगाओगे, आप इसको ऐसे टी लगाते हो, और यहाँ से एक आगे वायर चला जाएगा, फिर यहाँ पे आप एक टी लगाओगे, ठीक है, और यहाँ पे एक वायर चला जाएगा आगे, यहाँ पे आप एक टी लगा दोगे। मतलब आपको जितने कंप्यूटर कनेक्ट करते जाने हैं, आप कनेक्ट करते हैं इस वायर के साथ, ठीक है। एक सिंगल वायर के साथ आपका पीसी क्या होता है, कनेक्ट होता हुआ चला जाता है। यहाँ पे आपने टी लगाई, यहाँ पे लगा दी, जितने भी आप कंप्यूटर, और यहाँ पे टी लगा के, और जो स्टार्ट और एंड पॉइंट होता है, यहाँ पे एक टर्मिनेटर लगा देते हैं आप, सही है। ये टर्मिनेटर आपका कहलाता है बीएनसी टर्मिनेटर, बीएनसी, ये सारे कनेक्टर बीएनसी कहलाते हैं, बीएनसी टर्मिनेटर, बीएनसी टी, ठीक है, बीएनसी कनेक्टर, इस तरीके से। और ये जो केबल यूज़ होती है इसके बीच, ये केबल कहलाती थी RG58 केबल है ये, ठीक है, RG58। इसमें 2 केबल आती थी, एक आपकी आती थी थिकनेट, एक आती थी आपकी थिक, और एक आती थी आपकी थिन। ये केबल आजकल आप लोग अगर देखोगे ना, कैमरे जो होते हैं ना आपके सीसीटीवी कैमरे, उसमें आपके ब्लैक कलर की एक केबल यूज़ होती है, जो कि नॉर्मली आजकल टीवी केबल के अंदर भी यूज़ कर रहे होते हैं। वो ब्लैक कलर की जो केबल होती है, उसकी वो जो टीवी के अंदर यूज़ करते हैं कोएक्सियल केबल, वो तो बहुत लो क्वालिटी होती है, लेकिन जो कंप्यूटर में यूज़ होती थी वो थोड़ी सी बेहतर क्वालिटी होती थी। वो टीवी में जो यूज़ करते हैं RG6 यूज़ करते हैं वो शायद कोएक्सियल, लेकिन जो पीसी में जो कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते थे वो RG58 थिकनेट और थिननेट यूज़ होती थी, सही।
तो वो आजकल सीसीटीवी के अंदर आप लोगों को दिखेगी कि वो सीसीटीवी में आप लोगों ने देखा होगा कि वो केबल कैमरे में लगाते हैं और आगे उससे जो है वो पास करते हैं कैमरे के अंदर, लेकिन आजकल कंप्यूटर में यूज़ नहीं होती। ठीक है, तो उसमें होता ये था कि ये टर्मिनेटर यूज़ करते थे, सिग्नल्स आपके जो है बाउंस ना हो, सही है, सिग्नल्स क्या ना हो, बाउंस ना हो, तो इसको यहाँ पे टर्मिनेट कर देते थे इसको यहाँ पे दोनों एंड से ना ग्राउंड कर देते थे इसको, और यहाँ भी क्या कर देते थे, ग्राउंड कर देते थे। ठीक है, ग्राउंड ना भी करो तो आप टर्मिनेट कर देते थे इसको। ठीक है, तो होता ये था कि ये केबल क्या थी आपकी, हाफ डुप्लेक्स थी। मतलब ये जो बस टोपोलॉजी थी ये किस पे काम करती थी, आपकी हाफ डुप्लेक्स पे काम करती थी। हाफ डुप्लेक्स का मतलब क्या, कि जब ये पीसी इससे बात करना चाहेगा, ये दो पीसी आपस में बात करना चाहेंगे, तो बाकी सबको क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। ठीक है, जब ये अपनी बात ख़त्म कर लेंगे तो फिर ये बाकी दूसरे बात करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से काम करती थी। आप गूगल करके देख लेना BNC कनेक्टर, BNC-T कनेक्टर, सही है, तो वहाँ आपको ये चीज़ें नज़र भी आ जाएंगी कि किस तरीके से होती थी। ठीक है, तो दिस टाइप ऑफ नेटवर्क वाज वाइडली यूज इन 1980s 1990s में बहुत ज़्यादा यूज़ होता था। इन दिस कॉन्फ़िगरेशन एवरी कंप्यूटर नोड शेयर द नेटवर्क टोटल बस कैपेसिटीज़ 4 MPS, इंटरनेट 1 MB। तो होता ये था कि जब आप इसको हाफ डुप्लेक्स यूज़ कर रहे हैं तो आपके पास अगर टोटल यहाँ पे जो कार्ड लगा हुआ है, अगर इस पर 100 Mbps का कार्ड है, ठीक है, तो और ये सारे 100 Mbps हैं, तो जितने आपके कंप्यूटर्स कनेक्ट होते जाएंगे ना, डिवाइड होते जाएगा उससे। जैसे 100 Mbps है और आपने उस नेटवर्क में 4 कंप्यूटर लगाए हुए हैं, तो हर कंप्यूटर को कितनी 25 Mbps तक की बैंडविड्थ मिलेगी। और अगर आपने 10 लगा दिए तो आप उसको 100 डिवाइडेड बाई 10 कर दोगे, अगर आपने 50 लगा दिए तो डिवाइडेड बाई 50 कर दोगे, तो उस हिसाब से आपकी बैंडविड्थ क्या हो जाती थी, डिवाइड हो जाती थी। ठीक है, तो इससे आप सोच सकते हो कि आपका नेटवर्क जैसी ज़्यादा बड़ा होता जाएगा तो उसकी परफॉर्मेंस क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। ठीक है, या रिड्यूस होती जाएगी। तो इन दिस कॉन्फ़िगरेशन एडिंग मोर कंप्यूटर्स विल रिड्यूस द एक्सेस स्पीड ऑन द नेटवर्क। ठीक है, इसको पेयर टू पेयर नेटवर्किंग भी कहते थे, कि पेयर टू पेयर नेटवर्किंग में इस तरीके से आप कंप्यूटर्स को कनेक्ट करते थे। इसका आपके पास कुछ इसके एडवांटेजेस थे। एडवांटेजेस क्या थे, सबसे बड़ा एडवांटेज क्या था आपके पास, कि आपको नेटवर्क को एक्सटेंड करते जाना है, आप एक्सटेंड करते जाओ, टी कनेक्टर लगाओ और जितनी केबल आपने बढ़ानी है आप बढ़ाते जाओ। आपकी केबल का खर्चा क्या होता था, कम से कम होता था, रिड्यूस हो गया था। किसका खर्चा, केबल का। ठीक है, तो ये इस वजह से इसको क्या बोलते थे, चीपेस्ट टोपोलॉजी कहते थे, कि सस्ती है भाई, आपको कुछ एक्स्ट्रा कोई चीज़ डिवाइसेस खरीदने की ज़रूरत नहीं है, बस केबल एक्सटेंड करते जाओ और कंप्यूटर कनेक्ट करते जाओ और नेटवर्क बनाते जाओ। ठीक है, 80s 90s में बहुत ज़्यादा यूज़ होती थी। लेकिन इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या था, कि अगर कभी कहीं ये केबल क्या हो जाए, डिस्कनेक्ट हो जाए, यहाँ से अगर ये डिस्कनेक्ट हो गई केबल, तो आपका पूरा नेटवर्क क्या हो जाता था, डिस्कनेक्ट हो जाता था। ठीक है, कोई भी पीसी आपस में फिर कम्युनिकेट नहीं कर सकता था। फिर आपको क्या करना पड़ता था, ये डिवाइड हो जाता था दो हिस्सों में, या तो आप यहाँ पे टर्मिनल लगा दो तो ये अलग नेटवर्क बन जाएगा, और यहाँ पे आप टर्मिनल लगा दो तो ये आपका अलग नेटवर्क बन जाएगा। सही है, तो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर था ये, इसको हम लोग कहते हैं सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, कि केबल अगर ब्रेक हुई आपकी तो आपका एंटायर नेटवर्क क्या हो जाएगा, डिसेबल हो जाएगा। सही है, कोई फेल ओवर नहीं है इसमें। ठीक है, और ये केबल आपकी देखो, ये तो केबल आपकी कहाँ से ब्रेक हुई है इसको भी आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल होता था, क्योंकि देखो अब एक कंप्यूटर एक आपका ऑफिस है, अब एक ऑफिस में आपके 50 कंप्यूटर लगे हुए हैं और केबल आपकी कहीं जा रही है, आपकी किसी डक्ट में से जा रही है, या फर्स्ट फ्लोर पे जा रही है, या किसी पाथ से जा रही है, तो आपको पता ही नहीं लगता था कि यार केबल ब्रेक कहाँ से हुई है। ठीक है, और जब तक आप उसको आइडेंटिफाई करते थे आपका पूरा नेटवर्क बंद रहता था, तो उसमें बड़े मसले थे। ठीक है, केबल हिल गई कहीं से, कनेक्टर किसी ने टी निकाल दी, उसकी कंप्यूटर को डिस्कनेक्ट करते हुए टी निकाल दी, तो वो क्या हो जाता, आपका नेटवर्क बैठ जाता था, तो उसमें बड़े मसले आते थे। डिफ़िकल्ट होता था इसको ट्रबल शूट करना एडमिनिस्ट्रेटर के लिए। ठीक है, डिफ़िकल्ट टू एडमिनिस्ट्रेटर फॉर ट्रबल शूटिंग। दूसरा ये था मसला कि इसमें जब नेटवर्क, मैंने आपको बताया कि पीसी जब बढ़ जाते थे
तो ऑब्वियसली बैंडविड्थ आपकी क्या हो जाती थी, कम हो जाती थी, तो आपकी नेटवर्क की स्पीड क्या हो जाती थी, स्लो हो जाती थी। नेटवर्क की स्पीड स्लो हो जाएगी तो कंजेशन हो जाएगा आपका, तो आपकी नेटवर्क की परफॉर्मेंस क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी उसकी वजह से। तो वैसे जगह देखा जाए तो चीपेस्ट तो है टेक्नोलॉजी, लेकिन मैनेजमेंट कॉस्ट क्या है, काफ़ी हाई है इसकी। ठीक है, ये डिसएडवांटेज है। ठीक है, और परफॉर्मेंस डिग्रेड होती थी, कब एडिशनल कंप्यूटर आप ऐड करते जाएं परफॉर्मेंस क्या होती जाएगी, डिग्रेड होती जाएगी। तो ये एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस किसके थे, आपकी बस टोपोलॉजी के थे। इसी वजह से इसको आहिस्ता आहिस्ता क्या कर दिया गया, डिस्कार्ड कर दिया गया या ऑब्सोलीट कर दिया गया। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, इसमें कोई क्वेश्चन तो नहीं है किसी को, आगे चलें। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, फिर आगे चलते हैं। इसके बाद जो हमारे टोपोलॉजी थी वो यूज़ पहले ज़्यादा होती थी, वो क्या कहती थी हमारी रिंग टोपोलॉजी, या इसका नाम था टोकन रिंग टोपोलॉजी। ठीक है, टोकन रिंग टोपोलॉजी में करते क्या थे, आपके पास जो पीसीज होते थे उनको एक रिंग के साथ क्या कनेक्ट कर दिया जाता था। ठीक है, होती इसमें भी केबल यूज़ होती थी, और हर पीसी में जो है वो 2 लैंड कार्ड लगे हुए होते थे। ठीक है, तो इस तरीके से हर पीसी को आपस में एक के साथ एक के साथ एक के साथ एक कनेक्ट कर दिया जाता था। ठीक है, इसमें होता ये था कि टोकन इसको क्यों कहते थे, कि इसमें यहाँ पे एक टोकन चलता था, मतलब वो कहते थे हम लोग उसको कि वो आपको अगर डेटा को सेंड करना है इस मीडिया के ऊपर, ठीक है, इस केबल के ऊपर अगर सेंड करना है तो आपके पास क्या होना चाहिए, टोकन होना चाहिए। तो वो टोकन क्या होता था, मीडिया, उस मीडिया के अंदर सर्कुलेट करता रहता था, कि एक पीसी आता था के पास, एक पीसी के पास आता था, ये इसको आगे फॉरवर्ड कर देता था वो टोकन, फिर इस पीसी को आगे फॉरवर्ड कर देता था, तो ये सर्कुलेट करता रहता था टोकन। तो जिसको डेटा को भेजना होता था वो क्या करता था, उस टोकन को क्या करता था, कैप्चर करता था और उसके साथ अपने डेटा को सेंड कर देता था। ठीक है, और उसमें क्या होता था, सोर्स और डेस्टिनेशन। तो जब वो डेस्टिनेशन पे किसी पीसी के पास पहुंचता था तो पीसी क्या करता था, उस डेटा को फैच करता था इसमें से जो टोकन के साथ अटैच होता था, और फिर टोकन को क्या कर देता था, रिलीज़ कर देता था। फिर टोकन फ्री हो जाता था, फिर सर्कुलेट करना शुरू कर देता था। ठीक है, तो फिर जिसको ट्रांसमिट करना होता था वो टोकन के साथ कैप्चर करके फिर डेटा को ट्रांसमिट करता था। इसीलिए इसको क्या कहते थे हम लोग, टोकन रिंग कहते थे। ठीक है, इसमें भी आपकी मसला क्या है कि आपकी जो है ये चीपेस्ट थी, क्योंकि केबल आपकी कम से कम यूज़ हो रही है। लेकिन सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या था इसमें, कि वही मसला था कि अगर केबल कहीं से ब्रेक हो गई तो आपका नेटवर्क क्या हो जाता था, डाउन हो जाता था। ठीक है, तो ये भी क्या था, आपका सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर था। सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, कि कहीं से केबल ब्रेक हुई, आपका पूरा नेटवर्क डाउन। तो इस वजह से इसको भी क्या कर दिया गया, ऑब्सोलीट कर दिया गया। ठीक है, ये वही एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस लिखे हुए हैं कि, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और मसला ये भी था कि अगर एक वर्क स्टेशन आपका डाउन हो जाए, अब तो केबल डाउन हो रही है ना, लेकिन अगर ये वर्क स्टेशन भी आपका क्या हो जाए, डाउन हो जाए, ठीक है, तो वो जो टोकन जो आता था यहाँ पे, जिसको फॉरवर्ड करना होता था पीसी को, तो पीसी आगे उसको फॉरवर्ड नहीं करता था। तो वर्क स्टेशन अगर डाउन होता था तो भी आपका नेटवर्क क्या हो जाता था, डाउन हो जाता था। ठीक है, यही बात लिखी हुई है कि इफ़ एन वन वर्क स्टेशन और पोर्ट गोज डाउन द एंटायर नेटवर्क गेट्स इफेक्टेड। ठीक है, क्लियर है दोनों टोपोलॉजीज। मैंने आपको एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बता दिए। ठीक है, उसके बाद जो आपकी टोपोलॉजी यूज़ होती है वो कहलाती है स्टार टोपोलॉजी। ठीक है, और आजकल के नेटवर्क के अंदर आपको मेजॉरिटी या मैक्सिमम जो आपको यूज़ होती है वो कौन सी यूज़ होती है, आपकी स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में होता यह है कि आपके पास एक हब या स्विच जिसमें मुख्तलिफ पोर्ट्स होती हैं,
इनको क्या कर दिया जाता है, कनेक्ट कर दिया जाता है पीसीस के साथ, ठीक है। अगर आपने 10 पीसीस को कनेक्ट करने हैं तो आप 10 पोर्ट का तो नहीं आता, 16 पोर्ट का आता है स्विच अब, ठीक है। तो अगर आपने 8 पीसीस को कनेक्ट करने हैं तो आप 8 पोर्ट का हब या स्विच कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें आपके पास डिसएडवांटेज सबसे बड़ा क्या है इसका, कि हर पीसी के लिए अलग अलग केबल जा रही है, लेकिन यही एक्चुअली क्या है आपका एडवांटेज है, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है कि केबल की कॉस्ट बढ़ गई ना। अगर आप यहाँ पे बस टोपोलॉजी यूज़ करते तो हो सकता है आपके 10 फीट की केबल में या 15 फीट की केबल में काम हो जाता, सारे पीसेस आप कनेक्ट कर देते 5, ठीक है। लेकिन स्टार में आपके लिए हर पीसी के लिए 10 फीट की केबल लग रही है, तो यहाँ पे आपकी 50 फीट की केबल लग रही है, तो केबल तो बढ़ गई, उसकी केबल बढ़ गई तो उसकी कॉस्ट भी बढ़ गई। लेकिन कॉस्ट बढ़ने से आपको एडवांटेज ये हुआ कि अगर किसी वजह से यहाँ पे डिसकनेक्टिविटी आती है केबल में, तो आपका सिर्फ वही नोड या वही पीसी क्या होगा, अफेक्टेड होगा, और बाकी नेटवर्क आपका क्या होगा, बिल्कुल स्मूथली काम करता रहेगा, सही है। तो ये सबसे बड़ा क्या है इसका एडवांटेज है कि आपकी केबल ब्रेक होने पे आपका नेटवर्क इफेक्ट नहीं करता, सिर्फ वही नोड इफेक्ट करेगा जिसकी केबल ख़राब हुई होगी, ठीक है। ये इसका क्या है एडवांटेज है, ठीक है। इसी वजह से, इसी सबसे बड़े एडवांटेज की वजह से आपकी स्टार टोपोलॉजी सबसे ज़्यादा यूज़ होने लगी, ठीक है। इसमें मसले कम हो गए ना, केबल ब्रेक हुई तो कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा मसला एक ही है कि आपका अगर ये हब या स्विच ख़राब हो जाए तो आपका नेटवर्क क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर तो ये है, वो किस सिनेरियो में है कि वो जो सेंट्रल डिवाइस है आपकी, जो हब या स्विच, अगर वो डाउन हो जाएगा तो आपका नेटवर्क डाउन हो जाएगा। तो उसको ओवरकम करने के लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, हम लोग जो है वो बैकअप स्विच या बैकअप जो है वो हब यूज़ कर लेते हैं साथ साथ। तो वो तो इतना बड़ा मसला नहीं है कि आप बैकअप में एक स्विच रख लेते हैं, अगर वो स्विच डाउन होता है तो आप जल्दी से दूसरा स्विच लगा के सारी केबल्स उसमें कनेक्ट कर देते हैं। तो वो तो इतनी टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, 2 मिनट 5 मिनट का काम है। आपको पता लग जाता है कि यार ये स्विच काम नहीं कर रहा, तो आप फ़ौरन बैकअप स्विच पे उसको स्विच कर लेते हैं, या आप रियल उसमें नेटवर्क को डिवाइड कर लेते हैं, और आधे पीसीज जो है वो आधा आपका जो है यूज़र्स को एक स्विच पे और आधे को एक स्विच पे कनेक्ट कर देते हैं, ताकि अगर आपका स्विच डिसकनेक्ट भी हो या ख़राब भी हो जाए तो आपके बाकी जो दूसरा स्विच है उसका नेटवर्क चलता रहे, ठीक है। तो फिर बाकी को आप पोर्ट को चेंज करके उस पर कनेक्ट कर देते हैं दूसरे वाले स्विच पे, अगर ख़राब भी हो जाए तो हम उसको तो मैनेज कर सकते हैं इजीली अगर हब या स्विच ख़राब हो जाए, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है स्टार टोपोलॉजी का, इसी वजह से आपकी सबसे ज़्यादा यूज़ होती है टोपोलॉजी है, ठीक है। स्टार टोपोलॉजी हैव मेड बस एंड रिंग ऑब्सोलीट इन लैन टोपोलॉजीज, ठीक है। स्टार ने जो है वो इन दोनों को ऑब्सोलीट कर दिया, ठीक है, अपने एडवांटेज की वजह से। इन स्टार टोपोलॉजी एवरी नोड इज़ कनेक्टेड थ्रू द सेंट्रल डिवाइस such as hub and switch or router, ठीक है। each port and device to which it connects has its own dedicated bandwidth, ठीक है। तो ये वो बात कर रहा है कि अगर मेरे पास 100 Mbps का ये स्विच है, ठीक है, तो हर स्विच के साथ जो पीसी कनेक्ट होगा उसको 100 Mbps की क्या मिल रही होगी, बैंडविड्थ मिल रही होगी। किसकी, स्विच की बात हो रही है, हब की बात नहीं हो रही, ठीक है। क्योंकि हब जो है आपका वो हाफ डुप्लेक्स पे काम करता है और स्विच किस पर काम करता है, फुल डुप्लेक्स पे। तो 100 Mbps का अगर स्विच है तो 100 Mbps सेंडिंग होगी, 100 Mbps रिसीविंग होगी, ठीक है, फुल डुप्लेक्स है ना। तो आपके जो भी आपके पीसी होगा उसको कंप्लीट बैंडविड्थ मिल रही होगी 100 Mbps की, ठीक है, जो कि बस टोपोलॉजी में आपके पॉसिबल नहीं था, ठीक है। तो ये आपके एडवांटेजेस हैं किसके, स्टार टोपोलॉजीज के। अगर और कोई लिखा हुआ है रह गया तो मैं पढ़ देता हूँ, ठीक है। कंपेयर टू बस टोपोलॉजी इट गिव्स फार मच बेटर परफॉर्मेंस, ठीक है।
इजी टू कनेक्ट नोड्स और डिवाइस, बड़ा आसान है कनेक्ट करना नोड और डिवाइसेस को। जैसे आपने केबल कनेक्ट करनी है स्विच पे, पोर्ट पे, वो पोर्ट RJ45 के पोर्ट पे, और आपने जो है पीसी को कनेक्ट करना है केबल बिछा के, ठीक है। तो आप ऐड करते जाएं। आज आपने लगाए हुए यहाँ पे 4 पीसी, ठीक है, और आपके पास जो है ये 8 पीसी 8 पोर्ट का स्विच लगा हुआ है, ठीक है, और आपने 4 लगाए हुए हैं, और आपको एक्सटेंड करना है। तो आप क्या करते चले जाएं, बस पोर्ट पे कनेक्ट करते चले जाएं और आपका नेटवर्क क्या होता जाएगा। यार ये 4 Mbps ये एग्जाम्पल दी हुई है, ठीक है, कि अगर 4 Mbps का स्विच हो तो मैंने आपको 100 Mbps से एग्जाम्पल दी है, ठीक है। तो डिपेंड करता है, अगर आपका 4 Mbps के भी स्विच आते थे, ठीक है, तो 10 Mbps के भी आते थे, 100 के भी आते हैं, गीगा के भी आते हैं, 10 गीग के भी आते हैं। तो जितनी भी गीग का स्विच होगा आपके नोड को कंप्लीट बैंडविड्थ मिल रही होगी, ठीक है। कामरान नरसा साहब, तो परफॉर्मेंस आपकी बेहतर हो गई, ठीक है, नेटवर्क को एक्सटेंड करना आसान हो गया, सेंट्रलाइज मैनेजमेंट हो गई, आपको पता लग जाता है। इट हेल्प्स मॉनिटरिंग द नेटवर्क, फेलियर अगर होगा तो आपको पता लग जाएगा, ठीक है। फेलियर होगा तो आपका इफेक्ट नेटवर्क को करेगा भी नहीं, वो सिर्फ वो नोड इफेक्ट होगा आपका, ठीक है। बाकी जो है वो एज ईच कंप्यूटर इज़ कनेक्टेड टू ए सेंट्रल डिवाइस द लोकेशन ऑफ द हब मस्ट बी मेड एज सेंट्रल एज पॉसिबल सो एज टू रिड्यूस द केबल। तो वो केबल लेंथ भी आपको कह रहा है कि आप इस तरीके से कर सकते हैं कि जब आप जो है वो आपके पीसीज मुख्तलिफ लोकेशन पे हों, ठीक है, तो आप कोशिश ये करें कि आप एक सेंट्रल लोकेशन पे क्या करें, इंस्टॉल करें। जब आप सेंट्रल लोकेशन पे इंस्टॉल करेंगे तो केबल की जो लेंथ है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो वहाँ भी आप उसको केबल को क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं कि केबल कॉस्ट जो है वो रिड्यूस कर सकें। अगर आप यहाँ लगा दोगे तो फिर देखो कितनी केबल लेंथ पड़ेगी, हर एक के लिए अलग अलग केबल बिछानी पड़ रही है ना आपको। तो वो यही कह रहा है कि आप जो है वो सेंटर पॉइंट पे लगाएं आपके जो सेंट्रल डिवाइस है, हब या स्विच, तो इस तरह आपकी केबल लेंथ भी क्या होगी, रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। बाकी डिसएडवांटेज तो मैंने आपको बता दिया था कि भाई अगर सेंट्रल डिवाइस आपकी फेल हो जाए तो आपका पूरा नेटवर्क डाउन हो जाएगा, ठीक है, लेकिन ये इतना बड़ा मसला नहीं है, आप इसको मैनेज कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन, कोई क्वेश्चन अगर समझ नहीं आया तो पूछ लो, फिर हम लोग वैन टोपोलॉजीज़ को डिस्कस करते हैं। अच्छा ये तो बेसिक है ना, इसके अलावा आपकी मैश टोपोलॉजी भी होती है, पार्शल मैश भी होती है, फुल मैश भी होती है। मैश कैसे होगी कि भाई आप जो है वो हब भी यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ से वो आते थे पहले हब जिसमें BNC का ऑप्शन भी होता था, ठीक है, और यहाँ से आप BNC केबल भी यूज़ कर रहे हैं। मैंने इंस्टॉल किया हुआ था इस तरीके से नेटवर्क भी कि आप दोनों टोपोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, या आपने जो है एक मैश बनाया हुआ है, हर पीसी को हर पीसी से कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है, इस तरीके से इसको इससे भी कनेक्ट किया हुआ है, 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 इससे भी कनेक्ट किया हुआ है, इससे भी कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। तो आप इस तरह की टोपोलॉजी भी बना सकते हैं। उसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, फिर हर पीसी में जो है वो 6 लैंड गार्ड लगाने पड़ेंगे, ठीक है, मैश टोपोलॉजी बनाने के लिए। तो पार्शल मैश, फुल मैश, ये थोड़ा एडवांस ऑप्शन है, आप चाहें यूज़ करना है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी टाइप हैं आपको पढ़ने को मिलेंगी, ठीक है। दो मिनट का ब्रेक ले लो, मैं ले लेता हूँ, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, फिर आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं वैन टोपोलॉजीज़ के अंदर। सब कुछ समझ आ गया? चले आगे।
ठीक है। The topologies of WAN describe the way the transmission facilities are arranged relative to the location that they interconnect. Numerous topologies are possible, each one offering a different mix of cost, performance and scalability. WAN topology से क्या मतलब है कि मेरे पास दो लैन है, ठीक है, दो मेरे पास क्या हैं, लैन। लैन लैन का मतलब क्या है, लोकल एरिया मेरा नेटवर्क है ना, लैन 1, और एक लैन है मेरे पास लैन 2। लेकिन ये दोनों लैन क्या हैं, रिमोट लोकेशन पे हैं। मतलब ये मेरा क्या है, हेड ऑफिस है, और ये मेरा एक क्या है, ब्रांच ऑफिस है, जो कि शहर के ही किसी और जगह पे, दूर दराज जगह पे मौजूद है, या किसी दूसरे शहर में मौजूद है, ठीक है। तो अगर मुझे इनको कनेक्ट करना है, मैं चाह रहा हूँ ये दोनों आपस में कम्युनिकेट करें, मैं क्या बनाऊँ, VPN बनाऊँ, ठीक है, या मैं जो है GRE टनल बनाऊँ, कुछ भी बनाऊँ, तो मैं इन दोनों को कैसे कनेक्ट करूँगा? इसके लिए मुझे क्या चाहिए होगा, इंटरनेट चाहिए होगा ना। क्या चाहिए होगा, इंटरनेट आएगा जब भी तो वैन है ना, ठीक है। तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए होगा, इंटरनेट, या ISP के साथ क्या चाहिए मुझे, कनेक्शन चाहिए, या थर्ड पार्टी क्या चाहिए मुझे, थर्ड पार्टी सपोर्ट चाहिए, ठीक है। इसीलिए मैं इसको क्या कह रहा हूँ, वैन टोपोलॉजीज़। तो जो भी आपकी टोपोलॉजीज़ आपकी वैन पे यूज़ होती हैं, हम उसको क्या कहते हैं, वैन टोपोलॉजीज़, ठीक है। जिस पे आपका इंटरनेट इन्वॉल्व होता है, उसको हम लोग कह रहे होते हैं वैन टोपोलॉजीज़, ठीक है। वो एक्चुअली क्या होती है, मुख्तलिफ साइट्स को कनेक्ट करना है मुझे आपस में। मेरे पास 4 ब्रांचेज़ हैं मेरे ऑफिस की, 10 ब्रांचेज़ हैं, या सैलानी का जो है वो 400 ब्रांचेज़ का नेटवर्क है, और मैं तमाम नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करना चाह रहा हूँ, ठीक है। हर जगह पीसेस लगे हुए, लोग काम कर रहे हैं, और एक सेंट्रलाइज लोकेशन पे जो है कहीं सर्वर पड़ा हुआ है, उस पर वो सारे अपने डेटाबेस को फैच करते हैं, या डेटाबेस को अपलोड करते हैं, या गेट करते हैं, ठीक है। तो मुझे आपस में कनेक्ट करना है, तो इसके लिए जो मैं टोपोलॉजी यूज़ करूँगा वो क्या कहलाएंगी, मेरी वैन टोपोलॉजी। तो उसमें सबसे कॉमन टोपोलॉजी मेरी कहलाती है पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है। कौन सी है सबसे कॉमन, पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है। कि मतलब एक नेटवर्क है और इसको दूसरे से कनेक्ट करना है, तो 2 पॉइंट को आपस में कनेक्ट करना है। सिर्फ 2 पॉइंट कनेक्ट हो सकते हैं, इसमें 2 से ज़्यादा पॉइंट कनेक्ट नहीं हो सकते, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है। साइट A एंड साइट B, इनको आपस में मैं कनेक्ट करूँगा दोनों को, तो मैं किसके थ्रू कनेक्ट करूँगा, पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है। आप ISP के पास जाते हैं, उसको बोलते हैं यार मेरा एक ऑफिस कराची से बाहर है, मुझे उसको कनेक्ट करना है, तो मुझे आप लीज लाइन या डेडिकेटेड लाइन दे दो, ठीक है। तो वो अपनी फाइबर या जो भी उसकी लाइन बिछी हुई होगी वहाँ तक, या वायरलेस, ठीक है, सैटेलाइट, जिससे भी है, वो आपको एक बैंडविड्थ क्या कर देगा, एलोकेट कर देगा अपने चैनल या अपने मीडिया के अंदर, ठीक है। और वह बैंडविड्थ 24 आवर्स आप ही यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये टोपोलॉजी आपकी क्या कहलाएगी, आपकी पॉइंट टू पॉइंट। 2 एंड पॉइंट को कनेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं हम इसको, ठीक है। और इसके लिए नॉर्मली आपकी डेडिकेटेड लीज लाइन यूज़ हो रही होती है, ठीक है। सिंपल है ये। इसके बाद जो आपके पास, अब देखो मेरे पास एक से ज़्यादा भी तो साइड हो सकती है ना, हो सकता है मेरे 4 ऑफिसेज हो, 4 ब्रांचेज हो मेरी, तो मैंने अगर उनको कनेक्ट करना है मल्टीपल साइड्स को, तो पॉइंट टू पॉइंट से तो कनेक्ट नहीं होगा। या तो उसके लिए क्या होगा, मैं ऐसे कनेक्ट करूं कि एक ही जगह पे क्या करूं, इस तरह कनेक्ट करूं, ये भी पॉइंट टू पॉइंट बना दूं इधर,
एक ISP से कनेक्शन लूँ या पॉइंट टू पॉइंट बना दूँ, सही है, लेकिन हर जगह मुझे क्या करनी पड़ेगी, लीज लाइन लेनी पड़ेगी। तो जाहिर सी बात है लीज लाइन की कॉस्ट ठीक ठाक महंगी होती है लीज लाइन, ठीक है। तो इस तरह तो काम नहीं बनेगा, ठीक है। उसके लिए आपके पास जो यूज़ होती है वो क्या होती है, हब एंड स्पोक, ठीक है। क्या यूज़ होती है आपके पास, हब एंड स्पोक। ये मैनेज कौन कर रहा होता है, आपका ISP मैनेज कर रहा होता है, ठीक है। आप ISP को बोलते हो अपने हेड ऑफिस के, हेड ऑफिस है ये आपका, हेड ऑफिस में बोलते हो कि भाई मुझे 4 ऑफिस को कनेक्ट करना है, ठीक है। तो आपका जो हेड ऑफिस होगा वो क्या बन जाएगा, हब, और बाकी आपकी जो ब्रांचेज होंगी या सब आपके ऑफिसेज होंगे वो आपके क्या बन जाएंगे, स्पोक, ठीक है। और सारे स्पोक आपके किससे कनेक्ट हो जाएंगे, आपके हब के साथ कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। और हब के हब यहाँ पे हब पे मेरा क्या पड़ा होगा, कोई सेंट्रल जो है सर्वर पड़ा होगा या कोई भी मेरी रिसोर्स शेयर हो रही होगी, ये सारे डेटा यहाँ से बैठ के सेंड कर रहे होंगे या फैच कर रहे होंगे, जो भी कर रहे होंगे, ठीक है। लेकिन अगर इसमें एक स्पोक को दूसरे स्पोक से अगर बात करनी है, ठीक है, तो वो वाया किसके थ्रू बात करेगा, हब के थ्रू ही बात करेगा। पहले यहाँ स्पोक से डेटा जाएगा इस हब के पास, और फिर ये हब इसको भेजेगा किसको, स्पोक बी को, ठीक है। डायरेक्ट ही आपस में कम्युनिकेशन नहीं कर सकते हब एंड स्पोक में। सारी कम्युनिकेशन सेंट्रलाइज लोकेशन पे हब के थ्रू ही हो रही होती है, ठीक है। व्हेन कनेक्शन बिटवीन मल्टीपल साइट्स आर रिक्वायर्ड, सिंगल इंटरफेस टू हब कैन बी शेयर्ड बाय ऑल स्पोक सर्किट, ठीक है। तो एक हब जो है वो शेयरिंग का काम कर रहा होता है इसके अंदर, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, हब एंड स्पोक, ठीक है। इसके बाद आपके पास जो टोपोलॉजी यूज़ होती है बहुत ज़्यादा, वो आपकी कहलाती है फुल मैश, इंटरनेट पे यूज़ हो रही होती है। एनी साइट कैन कम्युनिकेट डायरेक्टली विद एनी अदर साइट, ठीक है। आप हर साइट को किससे कनेक्ट कर देते हैं, हर साइट के साथ कनेक्ट कर देते हैं। इसको क्या कहते हैं हम लोग, फुल मैश, ठीक है। लेकिन ये जो है आपकी महंगी टोपोलॉजी, मतलब आपको हर एक के लिए अलग अलग लाइन लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसके थ्रू आप कनेक्ट करेंगे। लेकिन इसमें मसला ये है कि कोई भी आपकी साइट किसी भी साइट से डायरेक्ट बात कर सकती है। उसमें देखो मसला ये था कि अगर किसी वजह से ये हब मेरा क्या हो जाए, डाउन हो जाए, तो ये स्पोक भी आपस में बात करेंगे नहीं, क्योंकि हब जो है वो क्या है, सेंट्रलाइज सेंटर है, ठीक है। लेकिन इस मैच में क्या है, अगर ये साइड मेरी डाउन भी हो जाए तो भी कोई मसला नहीं है, ठीक है। ये साइड डाउन हो जाए तो कोई बात नहीं, ये आपस में कम्युनिकेट करते रहेंगे, ठीक है। तो मैश के एडवांटेजेस तो हैं, लेकिन मैश आपके क्या है, एक्सपेंसिव है, क्योंकि आपको हर एक साइट के लिए आपको अलग वर्चुअल सर्किट चाहिए होगा, कनेक्ट करने के लिए एक डेडिकेटेड लीज लाइन चाहिए होगी आपको, ठीक है भाई। यहाँ तो कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं यार। देखो अभी तो ये नेटवर्किंग जो है ना, थ्योरी चल रही है, तो बोरिंग भी लग रही होगी तुम लोगों को। तो अब उसके लिए क्या करें, पढ़ना तो है थ्योरी, क्योंकि देखो थ्योरी पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। थ्योरी आपको समझ आएगी तो ही आपको लैब समझ आ रही होगी यार। PTCL वाले लीज जो है ना, मेरे ख्याल से 1 MB या 2 MB के कनेक्शन मेरे ख्याल से 60-70 हज़ार रुपये चार्ज करते हैं PTCL वाले, ठीक है। तो वो उसको हम लोग कहते हैं CIR कनेक्शन कहते हैं। एक्चुअली जो CIR कनेक्शन होता है ना, वो ये होता है। तो ये जो स्टॉर्म फाइबर वगैरह जो देते हैं, ये कहते हैं CIR है, लेकिन एक्चुअली वो CIR नहीं होता, वो शेयर्ड होता है, ठीक है। शेयर्ड और CIR डेडिकेटेड होता है। डेडिकेटेड का मतलब ये है कि उस मीडिया जो आपको मिली हुई है 2 MB, वो कंप्लीट 2 MB की आपको बैंडविड्थ मिलती है। जैसे आप PTCL यूज़ करते हो ना, PTCL का DSL ब्रॉडबैंड यूज़ करते हो, तो वो लिखा होता है 10 Mbps, ठीक है, 10 Mbps। तो क्या आपको एक्चुअली 10 Mbps मिल रहा होता है? नहीं मिल रहा होता। जब आप कोई डाउनलोड करते हो तो आपको 1 MB डाउनलोड हो रहा होता है।
उसकी वजह ये होती है कि वो शेयर्ड कनेक्शन होता है, सही है। उन्होंने डिवाइड किया होता है, डिवाइडेड बाय 8, ठीक है। तो जब आप रात को कभी बैठोगे तो ऑब्वियसली वो सर्किट कोई यूज़ नहीं कर रहा होता, तो आपको पूरी बैंडविड्थ मिल रही होती है। लेकिन जब अगर आप दिन में बैठो या शाम के वक्त बैठो तो आपको स्पीड स्लो मिल रही होती है। उसकी वजह यही होती है कि वो शेयर्ड कनेक्शन होता है। जबकि लीज लाइन में क्या होता है, या डेडिकेटेड या CIR कनेक्शन में क्या होता है, आपके लिए स्पेशल लाइन फिक्स कर दी जाती है, आप चाहे यूज़ करो या नहीं करो। तो 2 MB का कनेक्शन है तो वह आपको कंप्लीट 2 MB बैंडविड्थ मिल रही होगी उस पर, ठीक है। तो ये जो प्राइवेट जो है ये तो 2 MB का कनेक्शन लो तो मेरे ख्याल से अब तो सस्ती हो गई, शायद 8-10 हज़ार रुपये से तो कम फिर भी नहीं मिलेगी आपको, ठीक है। तो 10 MB का कनेक्शन अगर CIR पे लेना चाहो तो वो आपको 40-50 हज़ार रुपये से कम नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये महंगी होती है, इसकी कॉस्ट महंगी होती है क्योंकि ISP आपके लिए रिज़र्व कर देती है बैंडविड्थ, ठीक है। और कोई क्वेश्चन? आप बोरिंग हो रही है यार, मुझे खुद बोरिंग लगती है ये थ्योरी, लेकिन अब क्या करें, पढ़ना तो है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा बस ये देख लो, अगर समझ आ रहा है तो फिर तो सही है, और अगर समझ नहीं आ रहा तो फिर क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन बिल्कुल होती है जब आप देखो, अब ये थ्योरी कहीं ना कहीं तो इम्प्लीमेंट होगी ना, तो जाहिर सी बात है जब आप एज अ नेटवर्क इंजीनियर किसी कंपनी में जाओगे तो आप अगर लैन डिज़ाइन कर रहे होगे, सही है, तो डिज़ाइन कर रहे होगे तो आपको ये अपनी सारी चीज़ें पता लग गई कि यार मैंने लैन बनाना है तो मैं स्टार टोपोलॉजी यूज़ करूँगा, तो मैं कैसे चीज़ों को मैनेज करूँ, किस तरीके से मेरी केबल रिड्यूस होगी, स्विच यूज़ करूँगा मैं, ठीक है। तो आपको उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस पता हैं। फिर अगर आप मल्टीपल अपनी ब्रांचेस को कनेक्ट करना चाह रहे हैं ऑफिस के, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई मैं क्या पॉइंट टू पॉइंट यूज़ करूँ, मैं हाफ बेड स्पोक यूज़ करूँ, ठीक है, या मैं जो है वो मैश टोपोलॉजी यूज़ करूँ, या भी डुअल होम बारह लिखा हुआ आगे। जी बिल्कुल, कोशिश करें समझने की। और अगर समझ पहली दफ़ा में होता ये है कि समझ नहीं भी आता, होता है अक्सर कि एक सेंडिंग होती है ना और एक रिसीविंग होती है। तो सेंडिंग तो फुल 100 Mbps पे जा रहा है, लेकिन रिसीविंग क्या होता है 10 Mbps पे चल रहा हो, सही है। तो हो सकता है आपको पूरी बात समझ ना आए, लेकिन जब आप उसको दोबारा से आप वीडियो को देखेंगे तो वो जो रिमेनिंग जो 50% होगा ना वो भी आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो उसमें कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है, आपको एक ही चीज़ 2-2 3-3 दफ़ा रिपीट करनी पड़ती है, तब आपकी वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जिनके जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर हो भी रहे हैं अभी, उनको भी थोड़ा बहुत पता होगा ऑलरेडी पहले, जब भी वो उनको फ़ौरन समझ आ जाता है, ठीक है। और जिन जो पहली दफ़ा देख रहे हैं इस चीज़ को, तो वो परेशान ना हो, आप इसको रिपीट करके देख लें तो आपको समझ आ जाएगा, वरना आप क्वेश्चंस कर लें, तो मैं तो हूँ यहाँ पे आंसर देने के लिए, ठीक है। तो जब तक आप कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे हम आगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, अब मसला ये है कि ये डुअल होम से पहले एक और होती है सिंगल होम, ठीक है। वो तो हमने पढ़ ली ना, पॉइंट टू पॉइंट, हब एंड स्पोक, मैश, ठीक है। एक आपके पास सिंगल होम, देखो मैंने क्या किया हुआ है, अपना एक कनेक्ट किया हुआ है, किसके साथ मैंने कनेक्ट किया हुआ है, ये मेरी साइड है, एक साइड ए और एक मेरी साइड है, एक साइड बी, ठीक है। अब देखो किसी वजह से ये मेरी क्या हो जाए, डिस्कनेक्ट हो जाए, डिस्कनेक्टिविटी तो वैन में बहुत आती है, तो मेरी ये साइड क्या हो जाएगी, अनअवेलेबल हो जाएगी ना। तो मैं क्या करूँगा, मैं अपने ISP को कहूँगा कि भाई आप क्या करो, यहाँ तक ले लो। मैं अपने ISP को बोलूँगा कि यार मुझे आप जो है ना, अपने ISP को बोलूँगा कि मुझे आप दो इंटरनेट के कनेक्शन दे दो। क्या दे दो आप, 2 इंटरनेट के कनेक्शन दे दो, कि अगर एक इंटरनेट के कनेक्शन क्या हो जाए, डिस्कनेक्ट भी हो जाए,
तो मेरे पास क्या हो, दूसरा रास्ता अवेलेबल हो। तो मैंने एक ही आईएसपी, ये आईएसपी क्या है, वन आईएसपी है, एक आईएसपी से मैंने क्या किए, दो कनेक्शन ले लिए, ठीक है। हर किसके लिए, साइट के लिए। ये क्या है, मेरी साइट ए और ये मेरी क्या है, साइट बी, ताकि अगर एक कनेक्शन मेरा डिस्कनेक्ट हो जाए तो मेरी कनेक्टिविटी जो है वो दूसरे से क्या मिले, चलती रहे, ठीक है। इसके लिए फिर आप लोड बैलेंसर लगाएं या जो भी लगाएं। तो ये आपका क्या कहलाता है, सिंगल होम, ठीक है। लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आपकी आईएसपी भी तो पूरी बैठ सकती है ना, कि ये आईएसपी भाई साइबरनेट है या स्ट्रॉन्ग फाइबर है, या अगर मैं बात करूँ पीटीसीएल है, तो पीटीसीएल के अंदर कोई मसला आ जाए और पीटीसीएल ही पूरी बैठ जाए, तो फिर तो आप तो फिर बर्दाश्त ही नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी इतनी क्रिटिकल एप्लीकेशन चल रही हैं, सही है। ख़ास तौर पे अगर स्टॉक एक्सचेंज का आप लोगों ने देखा हो, जो कंपनीज स्टॉक एक्सचेंज के ब्रोकरेज हाउस होते हैं, वहाँ पे तो अगर सेकंड का डिले आ जाए तो उनको करोड़ों रुपए का नुकसान हो जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे तो वो एक कनेक्शन या एक ही आईएसपी से दो कनेक्शन भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, कि बाज़ दफ़ा आईएसपी के अंदर मसला आ जाएगा तो क्या करेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे वो क्या करते हैं, ये डुअल होम यूज़ कर रहे होते हैं, वो दो आईएसपी लेते हैं, आईएसपी 1 एंड आईएसपी 2, और हर आईएसपी से क्या करते हैं, दो दो कनेक्शन लेते हैं, कि भाई हर आईएसपी से मुझे क्या चाहिए, दो कनेक्शन चाहिए। मतलब एक आईएसपी अगर डाउन भी हो जाए तो मेरे पास दूसरी आईएसपी से क्या हो, कनेक्टिविटी चलती रहे, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर रहे होते हैं, रिडंडेंसी बना रहे होते हैं, फॉल्ट टॉलरेंस बना रहे होते हैं अपने नेटवर्क को। वो मजबूरी होती है आपकी, अगर आपका इस तरीके से काम चल रहा है। और अगर नहीं चल रहा तो कोई मसला नहीं है, आप एक कनेक्शन भी लेके बैठ जाएं, आपके यूज़र डिस्कनेक्ट होंगे तो आप आईएसपी को कॉल करेंगे। अब आईएसपी 1 घंटे में 2 घंटे में जब भी उसको रिजॉल्व करती है, वो केबल फॉल्ट है या आईएसपी के एंड का फॉल्ट है, ठीक है। तो नॉर्मली आपको क्या चाहिए होंगे, आपको दो कनेक्शन चाहिए होते हैं वैसे आपकी कंपनी के अंदर, ताकि आपके यूज़र्स, आपकी ब्रांचेस आपस में कम्युनिकेट करती रहें, ठीक है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी जो आप लोगों को समझ नहीं आई हो तो पूछ लो। सलीम रज़ाक कुरैशी साहब, ऑटोमेटिक नहीं होती, ये डिपेंड करता है कि आपने अगर कोई लोड बैलेंसर लगाया हुआ है। लोड बैलेंसर एक डिवाइस होती है, या आपने फायरवॉल पे लोड बैलेंस किया हुआ है, ठीक है, या आपने किसी राउटर पे लोड बैलेंस किया हुआ है, तो वो डिपेंड करता है। होता ये है कि मेरे पास क्या लगा हुआ है, यहाँ पे लोड बैलेंस लगा हुआ है। ये क्या है, लोड बैलेंस, कोई भी डिवाइस लगी हुई है, मैंने बताया है लोड बैलेंसर लगा हुआ है, राउटर लगा हुआ है या फायरवॉल लगा हुआ है। मैंने एक आईएसपी का कनेक्शन ले लिया यहाँ पे 50 MB का, ये 50 MB मैंने ले लिया साइबरनेट से, ठीक है, और एक और 50 MB ले लिया मैंने पीटीसीएल से, ठीक है। ये भी मेरा क्या कनेक्शन है, 50 MB का कनेक्शन है। ये लोड बैलेंसर क्या करेगा, ये दोनों को मर्ज कर देगा, 50 और 50 को मर्ज कर देगा। अब ये डिपेंड करता है आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे कर रहे हैं, ठीक है। ये दोनों को मर्ज करके क्या कर देगा, 100 MB कर देगा, ठीक है। इसीलिए हम इसको, आपका यहाँ पे क्या लगा हुआ है, ये लैन लगा हुआ है, ये लैन है, ठीक है। तो लैन में क्या होगा, आधे यूज़र जो होंगे, हाफ यूज़र, अभी सिनेरियो क्या है कि ये दोनों क्या हैं, एक्टिव हैं, दोनों लाइंस आपकी क्या हैं, एक्टिव। साइबरनेट भी आपकी एक्टिव है और पीटीसीएल भी एक्टिव है। तो ये लोड बैलेंसर क्या कर रहा है, लोड को मर्ज कर देता है, बैंडविड्थ को क्या कर देता है, मर्ज कर देता है। तो आपके लैन के 50% यूज़र क्या होंगे, इंटरनेट जा रहे होंगे इधर से, और 50% क्या कर रहे होंगे, यहाँ से जा रहे होंगे। तो आपको टोटल 100 Mbps मिल रही होगी, ठीक है। आप इसको मैनेज कर सकते हैं। आप कह दें कि भाई 70% मेरे यूज़र यहाँ से जाएं और 30% यहाँ से जाएं,
अगर इस तरीके से आपकी कनेक्टिविटी है कि ये आपकी 100 MB है और ये क्या है 50 MB है, तो आप कहेंगे कि भाई आप इसको यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन सारी कहाँ होगी, लोड बैलेंसर पे। आप इसको बोलोगे कि भाई 70% मेरा डेटा यहाँ से जाए और 30% यहाँ से जाए, तो आपको टोटल कितना मिल रहा होगा, 150 MB मिल रहा होगा। लेकिन आप यहाँ पे बताते हैं कि भाई आपका ये क्या है प्राइमरी और ये क्या है आपका सेकेंडरी, ठीक है, ये प्राइमरी है और ये सेकेंडरी है। अगर प्राइमरी यहाँ पे फेल हो जाए, अगर ये प्राइमरी क्या हो जाए, फेल हो जाए, जैसे ही ये डिस्कनेक्ट हो जाए, तो ऑटोमेटिकली लोड बैलेंसर क्या करेगा, आपके सारे डेटा को यहाँ से डाइवर्ट करना शुरू कर देगा। तो कंजेशन तो होगा, लेकिन आपका ये काम सारा क्या होगा, ऑटोमेटिकली होगा, आपके यूज़र को डिसकनेक्टिविटी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, या आप इसको एज अ स्विच ओवर भी यूज़ कर सकते हैं। आप इसको यूज़ करना ही नहीं चाह रहा है PTCL को, आप कह रहे हैं नहीं मैं इसको बैकअप पे रखूँगा सेकेंडरी को, आपका सारा जो डेटा है वो यहाँ से जाए, ठीक है, और जब ये डिस्कनेक्ट हो तो सारा डेटा यहाँ से जाना शुरू हो जाए, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि आप उसकी कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से कर रहे हैं, ठीक है, तो आपके रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है। आई होप कि ये सलीम रज़ाक साहब आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो हमारी ये टोपोलॉजीज़ का टॉपिक क्लियर कंप्लीट हो गया है। हम लोग बस 2-4 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर हम लोग का नया टॉपिक शुरू हो रहा है और काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये हमारा केबलिंग का, ठीक है। हम लोग इसमें देखेंगे मीडिया केबलिंग के हवाले से पढ़ेंगे, फाइबर ऑप्टिक है आपके पास और कॉपर केबल है, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मैं क्लास हमारी कंटिन्यू रहेगी, हम सिर्फ 5 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं इसमें, ठीक है। आप भी रेस्ट कर लें और मैं भी थोड़ा सा रेस्ट कर लेता हूँ, फिर कंटिन्यू करते हैं इंशाल्लाह।
ठीक है भाई, स्टार्ट करें फिर। तो आपके पास मीडिया या मीडियम की अगर हम बात करें, ठीक है, तो वो रास्ता होता है, या वो मेथड हो सकता है, या वो पाथ हो सकता है जिस पे आपका डेटा क्या हो रहा होता है, ट्रैवल कर रहा होता है उस मीडियम के ऊपर। सही है। जिस तरीके से मैं अभी बात कर रहा हूँ, तो मेरी वॉइस जो है वो एक किसी पर्टिकुलर मीडियम के थ्रू जो है वो ट्रांसमिट होकर आप तक पहुँच रही है। तो मीडिया के हमारे पास टाइप हैं। सही है। दो टाइप के हमारे पास मीडिया होते हैं। एक हमारे पास है गाइडेड, और एक है हमारे पास अनगाइडेड। ठीक है भाई। गाइडेड मीडिया में हमारे पास दो तरह की केबल नॉर्मली यूज़ होती है। एक हमारे पास यूज़ होती है फाइबर ऑप्टिक, और एक हमारे पास केबल यूज़ होती है कॉपर केबल। ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं UTP, STP, कॉपर केबल। ठीक है भाई, आप लोगों को पता है ना कि सबसे बेस्ट कंडक्टर जो है वो तो गोल्ड है आपका। ठीक है, जिस पे सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन तेज़ी से ट्रैवल करते हैं। लेकिन गोल्ड क्योंकि बहुत महंगा है, ठीक है, तो गोल्ड को तो आप यूज़ कर ही नहीं सकते। यहाँ तो कॉपर नहीं छोड़ते। सही है, हिरोइची वो उतार के ले जाते हैं, क्योंकि कॉपर भी काफ़ी महंगी है। लेकिन एज़ कम्पेयर टू अगर गोल्ड की बात करें तो कॉपर सस्ती है। ठीक है, तो सिल्वर भी महंगी है आपकी। सही है। तो आयरन आप यूज़ करते हैं, लेकिन आयरन जो है वो इतना गुड कंडक्टर नहीं है कंपैरेटिवली कॉपर के। सही। तो आपके पास गाइडेड और अनगाइडेड के अंदर आपके पास दो टाइप यूज़ होती हैं, एक कॉपर और एक होती है फाइबर ऑप्टिक। फाइबर ऑप्टिक जो होती है उसमें जो डेटा ट्रैवल करता है, एक्चुअली वो करंट के फॉर्म में नहीं करता, वो डेटा ट्रैवल करता है, वो ग्लास होता है, तो वहाँ पे लाइट के फॉर्म में डेटा ट्रैवल कर रहा होता है। सही है। लेज़र लाइट जिसको हम लोग कहते हैं, या लाइट एमिटर डायोड्स होते हैं, जो कि लाइट सबसे फास्टेस्ट जो है वो आपकी इस वक्त दुनिया में वो लाइट है जो ट्रैवल करती है सबसे फास्टेस्ट मीडिया। ठीक है, तो फाइबर ऑप्टिक इसी वजह से आपकी क्या है, सबसे फास्टेस्ट। तो ये गाइडेड मीडिया हो गया। अगर हम अनगाइडेड मीडिया की बात करें तो उसमें क्या है आपका वायरलेस। ठीक है, वायरलेस हो गया, वाईफाई है, ब्लूटूथ है, ये सारी चीज़ें हमारी क्या हैं, अनगाइडेड मीडिया। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं वायर्ड। गाइडेड को हम लोग कहते हैं वायर्ड, एंड अनगाइडेड को कहते हैं वायरलेस। ठीक है, इसका एक और नाम भी है कॉपर केबल का, इसको कहते हैं हम लोग ईथरनेट केबल। क्या कहते हैं इसको, ईथरनेट केबल, जो कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर केबल है आजकल की नेटवर्किंग की दुनिया में। फाइबर ऑप्टिक एंड ईथरनेट केबल। ठीक है, हर जगह आपको दिखेगी, आपके घर में भी कहीं ना कहीं यूज़ हो रही होगी, केबल नेट वाले ने बिछाई भी होगी। उसने जो वायर दी होगी ना केबल नेट वाले ने, वो ईथरनेट वायर आपके घर में बिछाई भी होगी। ठीक है, इस तरीके से इसमें एक कनेक्टर होता है जो टर्मिनेट हो रहा होता है। ठीक है, इस कनेक्टर को हम लोग कहते हैं RJ45। ये स्टैंडर्ड है RJ45। ठीक है, इसी तरीके से जो टेलीफोन का कनेक्टर होता है वो इसी तरह का कनेक्टर होता है। टेलीफोन में जो लगा हुआ होता है ना लैंडलाइन में, वो होता है हमारा RJ11। तो ये IEEE ने स्टैंडर्ड बनाया। सही है, RJ11, RJ12 ये टेलीफोन में यूज़ होते हैं, और ये आपकी ईथरनेट केबल में यूज़ होता है RJ45। तो जब भी आप RJ45 का नाम सुने तो आप जो है वो ये अज्यूम करें कि ये ईथरनेट केबल की बात हो रही है। ठीक है, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो यार।
तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे ईथरनेट केबल, ठीक है। ईथरनेट केबल यार ये वाकई आप लोगों के लिए बहुत बोरिंग हो रहा होगा, है ना। अबे यार आर जे मीन्स अब मुझे नहीं पता आर जे का क्या मतलब है, गूगल करके देख लेना। अब इतना तो मैंने भी नहीं पढ़ा, या पढ़ा होगा मैं भूल गया हूँगा। आर जे गूगल करना, रुको मैं खुद ही कर लेता हूँ गूगल यार। आर जे रेडियो जंक्शन, रेडियो जंक्शन मत समझ लेना इसको, ठीक है। रजिस्टर्ड जैक, सही है। इसका क्या मतलब है आपका, रजिस्टर्ड जैक आई ट्रिपल ई का स्टैंडर्ड है ना, तो आई ट्रिपल ई ने जो स्टैंडर्ड बनाया है वो उसको कहता है रजिस्टर्ड जैक, ठीक है। ये पढ़ा था मैंने, मैं खुद भूल गया था। ठीक है जी, मोहम्मद जुबैर सही कह रहे हैं आप, रजिस्टर्ड जैक। तो ये जो आपका स्टैंडर्ड आया था, ये आई ट्रिपल ई का स्टैंडर्ड है, ईथरनेट का स्टैंडर्ड, इसको हम लोग कहते हैं 802.3, ठीक है। 802.3 ये ईथरनेट का स्टैंडर्ड है। 802.3 ईथरनेट, ये सब एक ही बात है। बेसिकली ये आपकी क्या यूज़ हो रही होती है, कॉपर केबल, ठीक है। इसका मतलब है आपका कॉपर या ईथरनेट केबल। तो 1999 में आया था 803.AB का स्टैंडर्ड आया था, ठीक है। 1000 Mbps तक सपोर्ट थी इसकी। बेस टी मतलब है टी मीन कॉपर, सही है। और इसको टी को हम लोग कहते हैं ट्विस्टेड पेयर। मतलब वो जो केबल होती है एक्चुअली इसमें क्या होते हैं, आप अगर देखोगे तो 8 वायर्स होती हैं, 8 वायर्स होती है और टोटल 4 पेयर्स होते हैं। कितने पेयर्स होते हैं, 4 पेयर्स होते हैं। और हर पेयर आपस में ट्विस्ट किया हुआ होता है, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 एंड 4, ठीक है। इसके बाद 2006 में आपका जो है 802.3 AN आया। AN जो है वो 10 Gbps को सपोर्ट करता था। 2011 के अंदर आपका फाइबर आया, ठीक है, 40 Gbps BGN, ठीक है। ये BG आया था 803.BG 2011 में। और इसी तरीके से वाईफाई के जो स्टैंडर्ड हैं वो आपके पास 802.11 है, 802.16 है, ये वाईमैक्स के लिए यूज़ होता है। और 802.11 वाईफाई के लिए यूज़ होता है। ठीक है। तो अगर ऑप्टिकल फाइबर में बात करूँ मैं, आई ट्रिपल ई का स्टैंडर्ड है ऑप्टिकल फाइबर, तो वह स्टैंडर्ड कौन सा होगा, 802.3 BG। ये यूज़ होता है आपका ऑन ऑप्टिकल फाइबर। हम आगे देखेंगे ऑप्टिकल फाइबर के हवाले से, ऑप्टिकल फाइबर किस तरीके से बनती है, किस तरीके से यूज़ होती है, किस तरीके से उसकी स्लाइसिंग होती है, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसकी जो है, इसमें देखो अब इसको समझने की कोशिश करना, ठीक है। इसमें दो टाइप की हमारे पास केबल हैं कॉपर, दोनों ट्विस्टेड होती हैं, दोनों ट्विस्टेड पेयर हैं। एक हमारे पास है UTP और एक है हमारे पास STP। अब इन दोनों में क्या फ़र्क है, UTP जो है अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर है और STP क्या है, शील्डेड ट्विस्टेड पेयर। शील्डेड का मतलब क्या है कि इसके जो पेयर हैं, देखो इसमें भी 4 पेयर हैं, 1 2 3 एंड 4, और इसमें भी 4 ही पेयर हैं। लेकिन इस 4 पेयर को इन्होंने क्या किया है, एल्युमिनियम फॉयल के साथ क्या कर दिया गया है, शील्ड कर दिया गया है। शील्ड एक्चुअली होता ये है कि जब डेटा इसमें से ट्रैवल करता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या करती है, इसको इन्फ्लुएंस करती है या इफेक्ट करती है कि अगर वो केबल कहीं से जा रही है इस जगह से जहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पैदा हो रही हैं, या आपकी इलेक्ट्रिक वायर्स जा रही हैं, या कहीं ट्रांसफार्मर लगा हुआ है,
या हाई टेंशन वायर्स आ रही हैं कोई आसपास, तो वो उसको क्या करती है, इसको इफेक्ट करती हैं। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा था ना कि इसको इफेक्ट कर रही होती है, नॉइस आ रही होती है इसकी जगह, या और डेटा जो है वो क्या हो रहा होता है, इससे इफेक्ट होता है। EMI कहलाती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस। तो उससे सेव करने के लिए इसको क्या कर दिया जाता है, शील्ड कर दिया जाता है, ताकि इस पर EMI का जो इन्फ्लुएंस है वो कम से कम हो। ठीक है, इसी वजह से ये STP थोड़ी सी कॉस्टली होती है UTP के मुकाबले में, लेकिन दोनों का काम एक ही है। ठीक है, ये भी ट्विस्टेड पेयर है, ये भी ट्विस्टेड पेयर है। तो सिर्फ उसकी बनावट के लिहाज से उसको उन्होंने STP किया है और UTP किया है। नॉर्मली मार्केट में आपको UTP ही अवेलेबल होती है। ठीक है, STP बहुत कम लोग लेते हैं, लेकिन मैंने बताया कि किस सिनेरियो में आपको STP की ज़रूरत पड़ती है, जहां आपकी EMI इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा हो और आपके सिग्नल्स ड्रॉप हो रहे हों। ठीक है, तो ये तो दो टाइप हैं आपकी। ठीक है, अब इसकी जैकेट, ये जो आउटर जैकेट है, इसके हवाले से भी जो है इसकी दो टाइप हैं। एक आपकी PVC जैकेट कहलाती है, नॉर्मल PVC जो आप लोगों ने देखी होगी। एक आपके पास होती है प्लेनियम। ठीक है, प्लेनियम है या प्लेनियम है, ये जैकेट जो है ये क्या होती है, ये आपको हाई टेम्परेचर में क्या करती है, केबल को सेव करती है। जब टेम्परेचर कहीं ऐसी जगह से केबल आपकी जा रही है जहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट जनरेट हो रही है, तो वो हीट भी क्या करती है, इस केबल की परफॉर्मेंस को क्या कर देती है, डिक्रीज़ कर देती है। तो ये जो प्लेनियम होती है, ये ख़ास किस्म की कोटेड मटेरियल होता है जो कि आग नहीं पकड़ता। जिसको आग बहुत ज़्यादा हीट भी हो तो ये ठंडा रहता है। ठीक है, तो जब ये ठंडा रहेगा तो ऑब्वियसली आपकी केबल के सिग्नल्स जो हैं, वो डेटा जो है वो बेहतरीन तरीके से गुजरेगा। और अगर आग भी लग जाए तो भी ये आग नहीं पकड़ता, जबकि PVC फ़ौरन आग पकड़ लेता है। तो ये आउटर जैकेट है, ज़ाहिर सी बात है प्लेनियम वाली केबल थोड़ी महंगी होगी अगर आप लेने के लिए जाएंगे, लेकिन ये इफ़ेक्टिव होती है। मुझे याद है एक जगह हम लोग किसी रेस्टोरेंट में केबलिंग कर रहे थे। ठीक है, तो वो केबलिंग की जो रास्ता था, वो डक जो थी जहाँ से जा रही थी, वो उन लोगों का किचन था। तो वो किचन पे बहुत ज़्यादा उनकी हीट जनरेट होती थी। तो वहाँ पे बहुत अच्छी वाली केबल भी लगाई हुई थी उन्होंने, लेकिन उनके वहाँ पे कैमरा काम नहीं करते थे बाज़ दफ़ा, या उनका जो नेटवर्क था वो बड़ा स्लो एक्सेस करता था। वो जो किचन में जो उनका वो जो ऑर्डर का लिए POS लगाया हुआ था उन्होंने, तो वो बहुत स्लो एक्सेस करता था। तो उन्होंने नई केबल भी लगा ली, फिर भी काम नहीं चल रहा था उनका। तो फिर ये प्लेनियम वाली केबल सजेस्ट की गई थी उनको, तो वो उन्होंने लगाई, तो उनकी परफॉर्मेंस बेहतर हो गई थी इससे। तो डिपेंड करता है कि आप जो है वो किस तरीके से कौन से सिनेरियो में काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप कैसे यूज़ करेंगे इसको। ठीक है, तो ये तो हमने बता दिया आपको। बाकी कोई भी केबल हो कि ऑन सी कॉपर केबल कोई भी हो, उसकी जो डिस्टेंस है, मैक्सिमम डिस्टेंस जो सपोर्ट है वो क्या है, 100 मीटर। 100 मीटर के बाद आपको स्विच लगाना पड़ता है। मैंने आपको बताया था ना कि मैक्सिमम डिस्टेंस जो सपोर्ट करेगा डेटा का वो 100 मीटर है। कॉपर केबल की रेंज इतनी ही होती है। ठीक है, अगर आप इसका वो लेते हैं, रोल लेते हैं पूरा, तो वो तकरीबन 1000 फीट का होता है। कितने फीट का होता है, 1000 फीट का होता है। 305 मीटर होता है ये, 305 मीटर। ठीक है, तो इसमें मैक्सिमम आप इसमें 100 मीटर की केबल बना सकते हैं। 100 मीटर से ज़्यादा बनाएंगे तो आपके सिग्नल्स क्या होना शुरू हो जाएंगे, ड्रॉप होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, इसकी रेंज ही इतनी है। ठीक है, देखो ना यहाँ पे आप जितनी भी आप देखें कैटेगरी, सबकी रेंज कितनी है, 100 मीटर तक है। ये सारी कौन सी केबल हैं, अब इसकी मुख्तलिफ कैटेगरी है। आप देखोगे यार, आपने पढ़ा होगा कहीं या आपने कहीं सुना होगा कि हम बात करते हैं कि भाई कैट 1 कैट 2। कैट 1 कैट 2 तो खैर आपकी नॉर्मली आपकी यूज़ हो रही होती हैं, टेलीफोन के अंदर यूज़ होती हैं। अब तो ये कैट 4 तक सही नेटवर्क में यूज़ नहीं होती, क्योंकि इनकी स्पीड बहुत कम है, 16 Mbps तक काम करती हैं। सही है, तो ये कैटेगरी क्या है, एक्चुअली कैटेगरी इसको डिवाइड करती है कि डेटा कितना, आप डेटा रेट क्या है इसका, मैक्सिमम कितना डेटा भेज सकते हैं एक वक्त में इस पर। ठीक है, तो आपकी कैट 5 जो है वो आपकी अप टू 100 Mbps तक जाती है, और कैट 5E मतलब ई का मतलब है एक्सटेंडेड कैट 5, ये आपकी 1 Gbps तक डेटा ट्रांसफ़र रेट है इसका, 1 Gbps तक सपोर्ट करती है। ठीक है, कैट 6 की अगर बात करें, कैट 6 आपकी 10 Gbps तक है,
और कैट 6A ये भी आपकी 10 Gbps तक है, ठीक है। कैट 7 जो है वो आपकी ये भी 10 Gbps तक है, ठीक है, लेकिन ये 100 मीटर तक सपोर्ट करेगी कैट 7, और ये दोनों आपकी 55 मीटर तक मैक्सिमम लेंथ सपोर्ट करेंगी 10 Gbps तक, ठीक है। तो ये थोड़ा सा फ़र्क है इसके अंदर, ठीक है। तो मेरे ख्याल से कैट 7 तक आपको मार्केट में मिल जाएगी केबल, जो कि 10 Gbps तक सपोर्ट करती है आपकी, ठीक है भाई। यहाँ तक कोई सवाल है तो पूछ लो, या बिल्कुल ही दिमाग के ऊपर से जा रही हैं सारी चीज़ें। यार ये नाम तो आप लोगों ने पढ़े होंगे, सुने ही होंगे ना यार, कि कैट 5, कैट 6, तो वो एक्चुअली वो स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि कैट 6 है तो वो ऑब्वियसली ज़्यादा स्पीड को सपोर्ट करती है, सही है। हमने देखा कि कैट 6 आपके 10 Gbps तक जाती है, जबकि कैट 5E जो है, कैट 5E वो आपकी 1 Gbps तक सपोर्ट करती है। तो जब आप 10 Gbps की आप केबल लगा रहे हैं तो ऑब्वियसली आप अंडरस्टूड होगा कि आप जो नेटवर्क कार्ड यूज़ कर रहे होंगे वो भी 10 गीगा के यूज़ कर रहे होंगे, सही है। अगर आप 1 गीगा की केबल यूज़ कर रहे हैं आप, तो आप नेटवर्क कार्ड भी 1 गीगा का ही यूज़ करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपने कार्ड लगा दिया 100 Mbps और आप केबल लगा दें 1 Gbps तो 1 Gbps डेटा भेज देगा, नहीं, सही है। कार्ड भी आपका 1 Gbps ही होना चाहिए, जब भी आपको 1 Gbps की थ्रूपुट मिलेगी, ठीक है। कोई सवाल? मुझे लग रहा है सारे आज सो गए। चलो नेक्स्ट क्लास में हम लोग लैब करेंगे थोड़ा सा, जो है ना, साथ साथ मैं कोशिश करूँगा। यार इसमें क्या लैब करवाऊँ, ये तो केबल है, इसको तो मैं सिर्फ समझा ही सकता हूँ आप लोगों को। हमारी जो ऑन साइट क्लास होती है तो उसमें तो हम लोग लैब करवाते हैं, इसकी केबलिंग करवाते हैं, कनेक्टर कैसे बनता है, ठीक है, और किस तरीके से पंच होता है, किस तरीके से सारी चीज़ें हम लोग उसका प्रैक्टिकल करवाते हैं, ठीक है, जो ऑन साइट हमारी सलानी में क्लास होती है। लेकिन जो है वो ऑनलाइन क्लास के अंदर मैं इसमें क्या लैब करवा सकता हूँ आपको, ठीक है। तो उसका बेहतरीन तरीका ये है कि आप लोग जो है वो, मैं टूल्स बता दूंगा अभी आगे आएंगे और सिखा दूंगा, तो आप लोग जो है वो ख़रीद लो, सस्ते पड़ेंगे, और ख़ुद प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। 2-3 दफ़ा ख़राब करोगे फिर सही करोगे, तो हम वो सारी चीज़ें देखेंगे आगे। भाई मुझे नहीं पता ईद किस दिन है, अगर ईद संडे को है तो क्लास नहीं लेंगे, और अगर संडे को ईद नहीं है तो क्लास ले लेंगे। ईद मेरे ख्याल से 14 की है यार, 14, 15, 16, 3rd होगा डे ईद का मेरा ख्याल है। तो यार वैसे भी लॉकडाउन तो लगा हुआ होगा, कहीं आ जा सकते नहीं हो, सही है, तो क्लास ही ले लेना बैठ के, क्या ख्याल है? नोट्स की पिक्चर ले लो यार, स्लाइड तो सामने खुली हुई है ना आपके स्क्रीन के, एक मोबाइल उठाओ और अपनी स्नैप्स ले लो, साथ साथ स्लाइड बन जाएगी इसकी, ठीक है। या अगर कंप्यूटर पे ले रहे हो क्लास तो स्क्रीन कैप्चर कर लो, प्रिंट स्क्रीन का ऑप्शन होता है, उससे हो जाएगी। भाई फ्राइडे को है ना, 3rd डे होगा, मैं देख लेता हूँ, मैनेजमेंट से पूछ लूँगा कि हम संडे को क्लास रख सकते हैं या नहीं रख सकते, तो जैसा भी होगा। फ़िज़िकल क्लास तो है नहीं, ऑनलाइन क्लास है, मेरा ख्याल है आप लोग को घर से बैठ के ही लेना है यार, कोई काम वाम तो होगा नहीं, सुबह सुबह ले लेना, क्या मसला, ठीक है। हाँ लेकिन वर्क फ्रॉम होम चल रहा है ना, आईटी वाले भी, जो आईटी डिपार्टमेंट है उन्होंने आधों को घर पे बिठा दिया है, और आधे जो है वो
काम कर रहे होते हैं, आधे घर पे आराम कर रहे होते हैं, फिर जब वो आधे उनका टर्नओवर आता है तो फिर वो आ जाते हैं 15 दिन के बाद। इस तरह चल रहा है मुख्तलिफ कंपनीज में, मैंने देखा है। ठीक है, वर्क फ्रॉम होम, उनका भी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। सर कैन वी ओपन आवर ओन स्मॉल कंपनी फॉर लैंड वैन सर्विसेज? यार कर सकते हैं, लोग सर्विसेज दे रहे हैं, चला भी रहे हैं, लोग केबल नेट चला रहे होते हैं। ठीक है, लोग जो है वो प्रोजेक्ट बेस्ड काम कर रहे होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम कर रहे होते हैं, केबल डिप्लॉयमेंट है कंपनी में वो कर रहे होते हैं। तो बिल्कुल आप कर सकते हैं काम, ये अगर आप समझते हैं तो आप कर सकते हैं बिल्कुल। हाँ, हेल्थ सेक्टर का तो मैं कुछ नहीं कह सकता। हेल्थ सेक्टर तो जाहिर सी बात है, उन पे तो बहुत बड़ा लोड है और उनकी तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। ठीक है, तो उनको तो बुलाएंगे वो। मैं तो नॉर्मल कंपनीज की बात कर रहा था। हेल्थ हेल्थ का तो आप सही कह रहे हैं, हेल्थ का तो लोड ज़्यादा हो गया, बल्कि बेचारे 8 घंटे ड्यूटी करने की जगह 15-15 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं। और भाई मैं तो सैल्यूट करता हूँ हमारे जो हेल्थ वर्कर्स हैं, फ्रंट लाइन पे काम कर रहे हैं। अच्छा, सिग्नलिंग मेथड की बात हो रही है यहाँ पे, सही है। केबल के भी मैंने बताया था, ये स्लाइड पता नहीं बीच में आ गई कहाँ से, अब आ गई तो बता देता हूँ। आपके पास, आपने देखा होगा कि आपके पास दो तरह के कनेक्शन होते हैं, एक बेस बैंड होता है डिजिटल सिग्नलिंग, ठीक है, और एक होता है ब्रॉडबैंड। ब्रॉडबैंड डीएसएल जो आपने देखा होगा, डीएसएल केबल वायरलेस है, वो आपका ब्रॉडबैंड पे चल रहा होता है ज़्यादातर। ब्रॉडबैंड का मतलब ये है कि उसमें जो डेटा ट्रैवल करता है वो एनालॉग फॉर्म में कर रहा होता है। मतलब पहले आप कंप्यूटर से डिजिटल डेटा होगा, वो एक मॉडेम में जाएगा, डीएसएल मॉडेम में। वो डीएसएल मॉडेम क्या करेगा, उस डिजिटल सिग्नल्स को कन्वर्ट कर देगा एनालॉग में, और उसको एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी या हर्ट्स के ऊपर क्या करेगा, ट्रांसमिट कर देगा उस मीडिया के ऊपर। ठीक है, इसीलिए उसको क्या कहते हैं हम लोग, ब्रॉडबैंड। और उसको मेजर जो किया जाता है वो हर्ट्स में किया जाता है, सही है, हर्ट्स, किलो हर्ट्स या मेगा हर्ट्स वगैरह के अंदर। जबकि डिजिटल सिग्नल्स जो होते हैं वो डायरेक्ट आपके सिग्नल्स जो हैं वो डिजिटल फॉर्मेट में ही क्या होते हैं, आगे फॉरवर्ड होते हैं। जो आपकी ईथरनेट केबल यूज़ होती है जिसमें, या ईथरनेट होम की अगर हम बात करें, ठीक है, तो वो आपका कहलाता है बेस बैंड डिजिटल सिग्नल, उसमें कोई एनालॉग सिग्नल नहीं होते। ठीक है। अच्छा, आपके पास आपने देखा होगा कि अक्सर ये लिखा हुआ होता है MBPS और MBPS। एक MBPS कैपिटल बी से लिखा होता है और एक MBPS स्मॉल बी से लिखा हुआ होता है। तो ये जो स्मॉल बी से MBPS लिखा हुआ होता है, एक्चुअली ये मेगा बिट पर सेकंड होता है, मेगा बिट पर सेकंड, 01। ये आपका यूज़ हो रहा होता है डेटा ट्रांसमिशन के अंदर। ठीक है, और ये जो MBPS होता है ये मेगा बाइट पर सेकंड है। क्या है, मेगा बाइट पर सेकंड। ये आपका नॉर्मली यूज़ हो रहा होता है स्टोरेज के अंदर। आपने देखा होगा कि आप अगर हार्ड डिस्क की बात करें तो 500 MB, सही है, अगर हम उसकी बात करें तो वो क्या है आपका MB, वो स्टोरेज है आपका, सही है। अगर मैं 64 MB की बात करूँ, 64 MB, ठीक है, या अगर मैं रैम की बात करूँ 64 GB, तो वो सारे आपके स्टोरेज के अंदर है, वो तो कैपिटल जी के साथ यूज़ होता है। लेकिन अगर हम ट्रांसमिशन की बात करें तो आप जहाँ भी देखेंगे वो स्मॉल बी के साथ देखेंगे, MBPS। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपको। अब हम लोग आगे केबल की टाइप, मज़ीद टाइप पढ़ रहे हैं कि केबल कौन कौन सी टाइप की होती हैं ईथरनेट केबल के अंदर। क्या टाइम हो गया आज तो यार, मैं खुद भी बोर हो गया, 12:30 हो गए। देखो, ये मैंने एक PC लिया और मैंने यहाँ पे एक स्विच लिया,
तो मैं जब इसको कनेक्ट करना चाहूँगा तो कनेक्ट करने के लिए थोड़ा सा लैब कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं कनेक्ट करने के लिए देखो यहाँ पे कनेक्ट करने के लिए ना फोर्थ नीचे बॉटम में देखोगे ना, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि पूरी स्क्रीन आ जाए। तो ये फोर्थ वन पे अगर आप देखोगे तो मुख्तलिफ ये केबल्स आ रही है, केबल्स पे कनेक्ट करोगे ना तो ये केबल्स आ रही है मुख्तलिफ। तो एक आपके पास ऑटोमेटिकली आ रही है, पहले कि आप ऑटो कर दें तो ये खुद ही आपको क्या करेगा, कनेक्ट कर देगा। लेकिन अगर उसके अलावा मैं बात करूं तो देखो नंबर वन पे क्या आ रही है, कंसोल केबल, इसके बाद आ रही है स्ट्रेट थ्रू केबल, फिर आ रही है क्रॉस ओवर केबल। देखो ये कंसोल केबल, ये केबल है, ये आपकी स्ट्रेट थ्रू केबल है, देख रहे हो। इसके बाद ये क्रॉस ओवर केबल है। तो ये सारी केबल, अलग अलग टाइप की केबल से क्या मतलब है, कोई ना कोई मतलब तो होगा ना। फिर इसके बाद अगर मैं बात करूँ, ये फाइबर केबल है, ठीक है, ये फ़ोन लाइन केबल है, ये कोएक्सियल केबल है, ये सीरियल केबल है, सीरियल डीसी वगैरह है, ये ऑक्टेल है। ऑक्टेल वगैरह तो खैर आप लोगों ने नहीं देखी होगी, नहीं यूज़ की होगी, ये टर्मिनल मॉनिटर के अंदर यूज़ होती है। ठीक है, आईओटी यूएसबी केबल, ये यूएसबी केबल है, यूएसबी पोर्ट से कनेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो मुख्तलिफ केबल हैं। तो नॉर्मली जो केबल यूज़ होती हैं वो तीन टाइप की केबल यूज़ होती है हमारे पास। एक नेटवर्क के अंदर तीन टाइप की केबल यूज़ होती है, एक स्ट्रेट थ्रू केबल है हमारे पास, एक क्रॉस ओवर केबल है, और एक हमारे पास लास्ट है रोल ओवर केबल। अब ये तीन टाइप की केबल क्यों यूज़ होती हैं, क्या वजह है इसकी, क्या फ़र्क है, वो देखते हैं अभी। स्ट्रेट थ्रू केबल की बात करें अगर हम, स्ट्रेट थ्रू केबल बताने से पहले मैं आपको बताता हूं कि आपकी जो नेटवर्किंग है, मैंने बताया था अभी इसमें थोड़ी देर पहले कि आपके इसमें एक्चुअली 8 वायर यूज़ होते हैं। कितने वायर यूज़ होते हैं, 8, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। और टोटल अगर मैं बात करूं तो कितने 4 पेयर्स आपके यूज़ हो रहे होते हैं। एक आपके पास पेयर होता है ऑरेंज का, एक आपके पास पेयर होता है ग्रीन का, एक आपके पास पेयर होता है ब्लू का, और एक आपके पास पेयर होता है ब्राउन का। हर केबल के अंदर आपको यही पेयर नज़र आएंगे, ऑरेंज ग्रीन ब्लू एंड ब्राउन। ठीक है, ये 4 पेयर यूज़ होते हैं। अब इसके जो स्टैंडर्ड बनाए गए हैं, 2 स्टैंडर्ड बनाए गए हैं, सही है यार। अब स्टैंडर्ड आप कोई भी स्टैंडर्ड यूज़ कर सकते हो, लेकिन नॉर्मली आपका जो यूरोप साइड पे यूज़ होता है वो 568B यूज़ होता है। ठीक है, लेकिन इन्होंने 2 स्टैंडर्ड बनाए थे, 568A एंड 568B। आप कोई भी स्टैंडर्ड यूज़ कर लो, आपकी नेटवर्किंग काम करेगी, आपका डेटा फॉरवर्ड हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। लेकिन बेहतर ये है कि जब आप अपनी कंपनी में एक स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हैं तो आप वही स्टैंडर्ड फॉलो करें। अगर आपने डिसाइड किया कि यार मैं अपनी 568B के हिसाब से केबलिंग यूज़ करूँगा, तो आप 568B ही चलाएं। इसमें कोई फ़र्क नहीं है सिवाय इसके कि कलर कोडिंग आगे पीछे हुई हुई है, सही है। 568B में क्या है, पहले ऑरेंज है, उसके बाद ग्रीन आ गया, फिर ग्रीन का वाइट है, फिर ब्लू है, फिर ब्लू का वाइट है, फिर ग्रीन है, फिर और ब्राउन का वाइट है, फिर ब्राउन है। और 568A के अंदर जो है वो पहले ग्रीन आ गया। ठीक है, तो सिर्फ कलर का फ़र्क है और कोई फ़र्क नहीं है। आप
कोई भी स्टैंडर्ड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, होता ये है कि स्ट्रेट थ्रू केबल कहाँ यूज़ होगी, ये कनेक्शन लिखे हुए स्ट्रेट थ्रू के। स्ट्रेट थ्रू का मतलब क्या है कि पहली नंबर पिन जो है वो पहली नंबर पिन पे, अब देखो एक केबल इस तरीके से ना, एक केबल का एंड यहाँ होगा, एक एंड यहाँ होगा, ठीक है, ऐसे ही होगा ना केबल। यहाँ भी RJ45 कनेक्टर लगा हुआ है, ये वाला, और यहाँ भी क्या लगा हुआ है, ये वाला कनेक्टर लगा हुआ है। तो ये एक एंड पे जो होगा पिन नंबर 1, अब ये पिन, ये देखो यहाँ से स्टार्ट हो रही है पिन नंबर 1, हमेशा आप उसको उल्टा पकड़ोगे ना कनेक्टर को फ्रंट साइड पे पिन की तरफ, तो इस तरीके से यूज़ होती है 1 2 3, और आखिर में यहाँ पे क्या होगी, पिन नंबर 8 आ रही होगी। तो यहाँ पे ये बताया हुआ है कि पिन नंबर 1 पे जो कनेक्शन आपका यूज़ होगा वाइट ऑरेंज, दूसरी साइड पे भी पिन नंबर 1 पे वही कनेक्शन जाएगा। जो 2 पे यूज़ हो रहा है वही पिन नंबर 2 पे जाएगा, जो 3 पे यूज़ हो रहा है वो 3 पे, जो 4 पे यूज़ हो रहा है वो 4 पे, जो 5 पे यूज़ हो रहा है वो 5 पे, जो 6 पे वो 6 पे, जो 7 पे वो 7 पे, और जो 8 पे वो 8 पे। मतलब स्ट्रेट जा रही है केबल, पिन नंबर 1 पिन नंबर 1 पे, 2 2 पे, 3 3 पे, इस तरीके से। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, स्ट्रेट थ्रू केबल। स्ट्रेट थ्रू केबल आपकी कहाँ यूज़ होती है, आपकी स्विच और राउटर के बीच अगर यूज़ करना चाहें आप। ये लेयर 2 डिवाइस है, अब लेयर 2 लेयर 3 का आपको नहीं पता, जब हम OSI रेफरेंस मॉडल पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा। आप अभी सिंबल से याद करना रखना चाहो तो रख लो। आप स्विच और अगर पीसी के बीच यूज़ करेंगे तो स्ट्रेट थ्रू यूज़ करेंगे, स्विच और सर्वर के बीच, हब और पीसी के बीच, और हब और सर्वर के बीच। अगर इन डिवाइसेस के बीच यूज़ करेंगे तो आप क्या यूज़ कर रहे होंगे, स्ट्रेट थ्रू केबल। और क्रॉस ओवर केबल क्या यूज़ करेंगे आप, सेम डिवाइस के बीच, नॉर्मली सेम डिवाइस, स्विच टू स्विच, स्विच टू हब, हब टू हब, राउटर टू राउटर, राउटर टू पीसी, पीसी टू पीसी। मतलब ये राउटर भी लेयर 3 डिवाइस है, पीसी भी लेयर 3 है, ठीक है, और लेयर 2 और लेयर 1 तो यहाँ पे आपके यूज़ करेंगे क्रॉस ओवर। अब इसके बीच क्यों यूज़ करेंगे, इसके अगर मैं अंदर घुसूँ तो फिर वो एक लंबी कहानी है, सही है। फिर वो आपको शायद एक्सप्लेन करूँगा तो आधे लोगों की बात समझ आएगी, आधे लोगों की समझ नहीं आएगी, सही है। एक्चुअली होता ये है कि आपकी जो डिवाइस होती है ना, देखो ये तो मेल कनेक्टर है ना, आपके नेटवर्क कार्ड में मैंने दिखाया था फीमेल कनेक्टर होता है, तो ये मेल कनेक्टर इसमें लग जाता है फीमेल के अंदर। तो यहाँ पे क्या है, पिन नंबर 1 2 ऐसे होगी, यहाँ भी 3। तो यह देखो पिन नंबर 1 क्या है, आपकी ट्रांसमीटर है। ये क्या है, ट्रांसमिट कर रहा है, ये ट्रांसमिट करेगा तो जाहिर सी बात है प्लस होगा एक माइनस होगा। तो पिन नंबर 1 और 2 क्या है, ट्रांसमीटर है। तो दूसरा एंड जहाँ पे ये कनेक्टर लगा हुआ होगा, दूसरा एंड पे जब केबल जाएगी तो वहाँ भी पिन नंबर 1 क्या होगी, ट्रांसमीटर, और पिन नंबर 2 क्या होगी, ट्रांसमीटर। तो ट्रांसमीटर से कनेक्ट होगी तो कैसे कनेक्शन हो सकेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होनी चाहिए, ट्रांसमीटर किससे कनेक्ट होनी चाहिए, रिसीवर से कनेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। इसी वजह से आपकी सेम डिवाइसेस के अंदर जो यूज़ हो रही थी वो क्या यूज़ हो रही थी, क्रॉस ओवर केबल। और अक्रॉस डिवाइसेस के अंदर क्या यूज़ कर रहे थे हम लोग, स्ट्रेट थ्रू। ये बात अगर समझ आ गई आपके तो ठीक है, नहीं समझ आई तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो सिर्फ इसी वजह से हम लोग कहाँ पे क्रॉस ओवर यूज़ करते हैं और कहाँ पे स्ट्रेट यूज़ करते हैं, इस पिन की कॉन्फ़िगरेशन की वजह से कि ट्रांसमिट वाली पिन रिसीविंग वाली पिन से कनेक्ट हो, और रिसीविंग वाली पिन ट्रांसमिट वाली पिन से कनेक्ट हो दूसरे एंड से, ठीक है। ठीक है भाई, मेरे ख्याल से यार इसको अभी यहीं तक रखते हैं आज, तो फिर आगे इसको डिटेल में देखेंगे। अभी काफ़ी चीज़ें इसमें बाकी हैं ना, काफ़ी चीज़ें बाकी हैं। तो आजकल जो टेक्नोलॉजी यूज़ होती है ना, वो यूज़ होती है टेक्नोलॉजी ऑटो मिडी। आपने ये देखा होगा, ऑटो MDIX। ऑटो MDIX क्या है, मीडियम इंडिपेंडेंट इंटरफेरेंस क्रॉसओवर। मतलब आजकल के जितने लैंड कार्ड हैं, सही है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड हैं, इसमें जो है वो ऑटो MDIX बिल्ट इन होता है। ऑटो MDIX बिल्ट इन से क्या फ़ायदा होता है कि आप स्ट्रेट केबल लगाएं या आप क्रॉसओवर केबल लगाएं,
वो ऑटोमेटिकली अब पिन को उस हिसाब से क्या कर लेता है, एडजस्ट कर लेता है। उसको जब ट्रांसमिशन मिलती है उस पिन पे रिसीविंग मिलना शुरू होती है, तो वो इस पिन को रिसीविंग बना देता है। सही है, उसमें एक पीछे एक चिप लगी हुई होती है, एसिक की चिप लगी होती है, वो ये काम कर रही होती है, ऑटोमेटिक्स को कंट्रोल कर रही होती है। तो अगर आप आजकल की डिवाइसेस के अंदर आप स्ट्रेट थ्रू केबल लगाएं तो वो भी काम करती है, और अगर क्रॉस ओवर लगाएं तो वो भी काम कर रही होती है। सही है, तो कोई इशू नहीं होता। ये पुरानी डिवाइसेस की वजह से टेक्नोलॉजी थी। ठीक है सर, अगर सेम डिवाइस को स्ट्रेट थ्रू से कनेक्ट कर लें तो कम्युनिकेशन हो सकेगी। तो मैं यही बता रहा हूँ इमरान शहजाद साहब कि अगर डिवाइस पुरानी है और उसमें ऑटोमेटिक्स टेक्नोलॉजी नहीं है तो फिर तो वो कम्युनिकेट नहीं करेगी। लेकिन अगर वो ऑटोमेटिक्स, आप देखोगे नेटवर्क कार्ड के साथ उसकी जो बुकलेट है उसमें लिखा हुआ होता है कि ये सपोर्ट करती है ऑटो MDIX को, तो फिर आप स्ट्रेट थ्रू लगाएं या क्रॉस ओवर लगाएं, कम्युनिकेशन हो जाएगी आराम से, कोई इशू नहीं होगा। क्योंकि वो IC खुद मैनेज कर लेती है पिंस को। ठीक है, सेंस कर लेती है वो कि केबल कौन सी लगी हुई है। क्रॉस ओवर लगी हुई है तो उसके हिसाब से एडजस्ट कर लेगी, और अगर स्ट्रेट लगी होगी तो उसके हिसाब से एडजस्ट कर लेती है। तो कम्युनिकेशन दोनों सूरतों में हो जाएगी इस टेक्नोलॉजी की वजह से, ऑटो MDIX की वजह से, जो कि आजकल तकरीबन तमाम डिवाइसेस में क्या होता है, बिल्ट इन होता है। ठीक है, तो यार आज की क्लास को हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं। मैं 5 मिनट और ले लेता हूँ, आप लोग कोई क्वेश्चन वगैरह करना चाहो तो कर लो, तो फिर इंशाल्लाह ताला फिर नेक्स्ट वीक देखेंगे। नेक्स्ट वीक क्लास जो होगी हमारी उसमें कंटिन्यू करेंगे। बस ये एक आध स्लाइड है, फिर हम लोग कल नेक्स्ट उसमें क्लास में लैब भी करेंगे थोड़ी। मैं आपको कमांड लाइन इंटरफेस से फेमिलियर करवाऊँगा थोड़ा, उसमें कोशिश करेंगे उसको समझने की। फिर हम चले जाएंगे OSI रेफरेंस मॉडल के ऊपर। सही है, OSI रेफरेंस मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है समझने के लिए, आप लोगों के लिए ख़ास तौर पे जो बिगिनर होते हैं उनके लिए, कि एक्चुअली कम्युनिकेशन होती कैसे है, आपका डेटा किस तरीके से ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उसके बाद वो ट्रांसफ़र होता है, तो वो किस तरीके से जो है वो एक एंड से दूसरे एंड तक जा रहा होता है डेटा। तो उसमें मुख्तलिफ लेयर अप्रोच हम लोग पढ़ते हैं कि किस तरीके से लेयर अप्रोच, भले वो TCP/IP मॉडल हो या भले OSI रेफरेंस मॉडल हो, लेकिन अप्रोच एक ही होती है। तो आप डेटा को लेयर्ड अप्रोच में क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, उसके हिसाब से कम्युनिकेशन आसान हो जाती है, ट्रबल शूटिंग आसान हो जाती है, और बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो हम OSI रेफरेंस मॉडल पढ़ेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे कि कम्युनिकेशन किस तरीके से होती है। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो, बिगिनर्स के लिए ख़ास तौर पे। ठीक है, तो अब तक जो मैंने पढ़ाया है उसमें अगर कोई चीज़ आप लोगों को समझ नहीं आई हो तो आप पूछ सकते हैं 5 मिनट में, फिर हम लोग जो है वो क्लास को एंड करेंगे। इसके अलावा भी अगर कोई और क्वेश्चन करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ठीक है, आज की क्लास से हट के प्रीवियस क्लास की भी कोई चीज़ आप डिस्कस करना चाहें तो पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन नहीं है यार, वैसे तो तुम लोग इतने सवालात करते हो कि सर ये हो गया वो हो गया, ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा, कोई पोर्टल से 10 सवालात होते हैं। अब आज तुम लोगों के सवाल ही नहीं हो रहे। इसमें भी काफ़ी स्लाइड्स बाकी हैं बिहार, फाइबर ऑप्टिक बाकी है। चलो अच्छा, इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। मैं केबल बनाना भी सिखाऊंगा आप लोगों को कि किस तरीके से केबल बनाते हैं। कॉपर केबल। सही है, वो फाइबर ऑप्टिक तो नहीं बता सकता, उसके लिए तो स्प्लाइसिंग मशीन चाहिए, वो तो ज़ाहिर सी बात है मेरे पास नहीं है। ठीक है, लेकिन ईथरनेट केबल बनाना सिखा दूंगा।
यार फ्यूचर की बात तो बात की बात है, जो वायरलेस है ना आपका, वो वायरलेस आपका हाफ डुप्लेक्स पे काम करता है। तो अगर 300 Mbps का राउटर है तो एक्चुअली वो आपका 100 Mbps पे काम करता है। तो अगर हम डेटाबेस की डेटा की थ्रूपुट की बात करें तो थ्रूपुट आपको वो नहीं मिलती कभी भी जो आपको केबल में मिल रही होती है, सही है। तो फ्यूचर में अगर हम कॉपर केबल की बात करें तो केबल रिप्लेस कर सकती है फाइबर ऑप्टिक को, और किया भी है। लेकिन वायरलेस उसका मैं कह सकता हूँ कि ऑल्टरनेट नहीं हो सकता, क्योंकि अभी वायरलेस वहाँ तक नहीं पहुँचा जो हम बात करें कि वो कॉपर केबल या गाइडेड मीडिया की जगह ले सके, सही है। इतनी डेटा थ्रूपुट नहीं आई। आप इंटरनेट ठीक है काम कर लेंगे, लेकिन जहाँ आपको डेटाबेस चाहिए होगा, जहाँ आपके 1000-500 यूज़र कनेक्ट होंगे, तो वहाँ आपका वायरलेस बैठ जाएगा। नंबर 1 चीज़। नंबर 2 चीज़ ये कि वायरलेस जो है उसमें थोड़ा सा आपका सिक्योरिटी कंसर्न है, क्योंकि वायरलेस जो है वो जब हवा के अंदर आपका डेटा जो है वो सेंड होता है, तो हवा के अंदर तो हर किसी का एक्सेस है कि कोई भी उसको आराम से डेटा को एक्सेस कर सकता है। जाहिर सी बात है आपने इंक्रिप्शन लगाई भी होगी, आपने कीज़ लगाई भी होगी, लेकिन फिर भी आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते जब आपने उसको हवा में ट्रांसमिट कर दिया तो। जबकि फाइबर ऑप्टिक या अगर गाइडेड मीडिया या केबल कॉपर केबल की बात करूं तो उसमें ऑब्वियसली किसी को आपके नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए फ़िज़िकल केबल चाहिए, तो ये एक सिक्योरिटी कंसर्न भी है। तो बहुत सी कंपनीज अवॉइड करती हैं, वो उन्होंने जो है वायरलेस के लिए अलग नेटवर्क बनाया हुआ होता है जो उनका एक्चुअल नेटवर्क से कनेक्ट नहीं होता। वो गैस नेटवर्क कहते हैं उसको, गैस नेटवर्क के साथ कनेक्ट किया हुआ होता है, गैस आता है कनेक्ट करता है, लेकिन उनका अपना जो एक्चुअल नेटवर्क चल रहा होता है वो केबल पर ही चल रहा होता है, ठीक है। सर मैं लेट रजिस्टर हुआ हूँ इस ग्रुप में, मेरा चैप्टर 1 की असेसमेंट रहती है, उसका क्या होगा? भाई मैंने खोल दिया था सबका, तो आप चेक कर लो, आपका भी खुल चुका होगा। चैप्टर 1 की जितनी भी असेसमेंट है वो खोल दी थी, तो चेक कर लेना, हो जाएगा वो, ठीक है। आदिल मसूद साहब, आई होप कि आपके क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा। 2 मिनट है हमारे पास, और कोई क्वेश्चन है तो कर लो, वरना फिर इंशाल्लाह इसको एंड करते हैं क्लास को। पोर्टल पे आप लोग नेट अकेडमी पे पढ़ रहे हो, एक्टिविटी कर रहे हो, क्विज़ वगैरह दे रहे हो आप लोग सारे, उसको करते रहो यार, वो बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए भी। ठीक है, चलें फिर आज की क्लास हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं। इंशाल्लाह फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। एडवांस में आप लोगों को ईद मुबारक भाई, सब लोगों को। अपना अच्छे से ख्याल रखना और मेहनत करके पढ़ते रहना टाइम निकाल के, भले जो जॉब वाले हैं वो भी कोशिश करना इसको रिपीट करते रहें, ठीक है, ताकि हम लोग जो है वो आगे फिर जब एडवांस लेवल पे जाएंगे तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपके बने हुए हों। अभी सिर्फ मैं कॉन्सेप्ट बना रहा हूँ आप लोगों के थ्योरेटिकल, ठीक है। तो फिर इंशाल्लाह हम लोग जब ये लैब करेंगे, इसके अलावा प्रैक्टिकल करेंगे, तो वहाँ पे आप लोगों को काफ़ी मज़ा आएगा। तो अभी काफ़ी चीज़ें बाकी हैं, तो थोड़ा सा बोरिंग हो रहा है अभी, मुझे पता है, लेकिन ये है कि इंशाल्लाह ये बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा आप लोगों के लिए, ठीक है। सर हमारी फॉर एग्ज़ाम्पल 10 साइट्स हैं जिसको हेड ऑफिस से कनेक्ट करना है। चीपेस्ट सॉल्यूशन तो यार VPN बना लो, ठीक है। तमाम साइट पे स्टैटिक IP ले लो और एक एक कनेक्शन ले लो, 1000 2-2000 वाला, और उसको VPN बना के कनेक्ट कर लो। वरना ISP से बात कर लो, ISP से बता दो, एक ही ISP ले लो, उनको बोलो यार मुझे कनेक्ट करना है, तो लेयर 2 पे आपको कनेक्टिविटी दे देंगे, जो सस्ता दे उससे ले लो, तो वह आपको वो भी साइड टू साइड कनेक्ट करके दे देंगी। तो पहले एक बजटिंग बना लो कि इस सिनेरियो में क्या बजट आ रहा है, दूसरे में क्या आ रहा है, ठीक है। इसमें मैनेजमेंट ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएगी अगर आप खुद VPN बनाते हैं तो उसमें बाकी दूसरे उसमें आपकी ISP कंट्रोल कर रही होती है। तो जो आपको बेहतर लगे, जो आपके बजट में आ जाए, आप वो काम कर लें, ठीक है। चलें फिर इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।